हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सेबी डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2021। मैंने आपको बताया था ये नए रेगुलेशंस आ गए हैं एंड ये नए रेगुलेशन जो पिछले रेगुलेशंस थे सेबी डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2009 उसको रिप्लेस किया है। पहले 2009 के रेगुलेशंस थे एंड दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द 2021 रेगुलेशन। नाम पूरा एग्जैक्टली सेम है एंड इन प्लेस ऑफ ईयर 2009 नाउ इट इज 2021। और किस डेट से नए रेगुलेशन इफेक्टिव है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 10th of June 2021। कब से इफेक्टिव हुए? 10th of June 2021 से नए रेगुलेशन इफेक्टिव हुए। नाउ सर अकॉर्डिंग टू दिस सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021, अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशंस सी आपको दो तरह की डीलिस्टिंग होती है, एक वॉलंटरी डीलिस्टिंग और एक कंपल्सरी डीलिस्टिंग। लास्ट क्लास में हमने वॉलंटरी डीलिस्टिंग के सारे प्रोविजंस कंप्लीट कर लेते, उसमें भी दोनों तरह के वॉलंटरी डीलिस्टिंग। रेगुलेशन 5 जहां डीलिस्टिंग फ्रॉम सम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज जिसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी नॉट रिक्वायर्ड। और एक रेगुलेशन 7 के अकॉर्डिंगली वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड टू बी गिवन। तो उसके रेस्पेक्ट में कंप्लीट हर चीज हमने डिस्कस कर ली है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप द अनदर टाइप ऑफ डीलिस्टिंग दैट इज कंपल्सरी डीलिस्टिंग। देखिए effective from 10th of June 2021. Now I am taking the provisions relating to the compulsory delisting. मैंने आपको बताया था let's say there is some listed company X Limited, and if this company makes certain kind of contraventions or violations, इस कंपनी का जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 उसकी रिक्वायरमेंट का नॉन कंप्लायंस है, उस लिस्टिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो आप नहीं प्रोवाइड कर रहे, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने नहीं कर रहे, मतलब बेसिकली सर्टेन काइंड ऑफ वायलेशंस और कॉन्ट्रावेंशन ऑन द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। तो उस केस में मैंने बताया था कि द स्टॉक एक्सचेंज बाय वे ऑफ पनिशमेंट एज ए पेनलाइजिंग मेजर आपको स्टॉक एक्सचेंज इस कंपनी की कंपल्सरी ऑर्डर पास कर सकता है कि साहब इसको हम डीलिस्ट कर रहे हैं, हम इसको। और मैंने ये बताया था कई बार सस्पेंशन पहले करते हैं और बाद में डीलिस्टिंग करते हैं, लेकिन जरूरी भी नहीं ऐसा कि साहब हमेशा पहले सस्पेंशन ही होगा बाद में डीलिस्टिंग, नॉट नेसेसरी, एंड डायरेक्ट भी डीलिस्टिंग हो सकती है। एंड दैट काइंड ऑफ डीलिस्टिंग व्हेन अ स्टॉक एक्सचेंज बाय वे ऑफ पनिशमेंट डीलिस्ट द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी for contravention, certain kind of contraventions or violation, at that kind of delisting is called a compulsory delisting. तो ये compulsory delisting concept है। Now, तो compulsory delisting topic के अंदर सबसे पहला हम सब टॉपिक लेते हैं, that is the grounds of compulsory। वही grounds में वो violations आएंगे, certain ground, किन किन grounds पे एक स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी की आप वो कंपल्सरी डीलिस्टिंग कर सकता है। अच्छा, ग्राउंड्स में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूँगा, पहले ग्राउंड्स अभी पढ़ेंगे, ग्राउंड्स ऑफ कंपल्सरी, किस ग्राउंड्स पे स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी कंपल्सरी डीलिस्टिंग कर सकता है। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, एक लॉ है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA। इस लॉ के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 21A, और सेक्शन 21A ऑफ दिस एक्ट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, इसके अंदर ये दिया हुआ है कि सब कि कुछ चीजें प्रिस्क्राइब होगी बाय वे ऑफ रूल्स बाय द गवर्नमेंट, उन रूल्स के अंदर ग्राउंड दिए होंगे। मतलब सेक्शन 21A ऑफ दिस एक्ट इज अ सोर्स व्हिच सेज दैट there will be some rules made by the government, उस रूल्स के अंदर ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब होंगे जिन ग्राउंड्स पे एक कंपनी कंपल्सरी डीलिस्टिंग हो सकती है। तो एक्चुअली सेक्शन 21A ऑफ SCRA में बात लिखी हुई है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ कि साहब
जो रूल्स गवर्नमेंट बनाएगी उस रूल्स के अंदर ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब होंगे। तो परसुएंट टू द पावर गिवन द सेक्शन 21A ऑफ द दिस एक्ट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एक रूल्स बने, दैट इज द नेम ऑफ द रूल्स इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल्स 1957। वो 56 है, ये 57 है, बाद में बने रूल्स। एंड रूल्स के अंदर रूल नंबर 21, कोई चांस की बात है बहुत सिमिलर से नंबर है तो कंफ्यूजन ना हो जाए। रूल नंबर 21 ऑफ दीज रूल्स, इसमें ग्राउंड दे रखे हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे वो ग्राउंड्स क्या क्या अभी मैं बताऊंगा। तो कई जगह ये रेफरेंस आता है, बात एक ये सोर्स है तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पहले बताया। कई जगह इसका रेफरेंस आता है कि साहब आपको कंपल्सरी डीलिस्टिंग on any of the grounds given in the rules made pursuant to section 21 of ACRA, या directly is आप compulsory delisting on any of the grounds given the rule 21 of security contract regulation rules 1957। क्योंकि हम बोले कि साहब इस सेक्शन में के अकॉर्डिंगली जो रूल्स बने हैं, इस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो रूल्स बने उसमें जो ग्राउंड दे रखे उसके अकॉर्डिंगली कंपल्सरी डिलिस्टिंग होगी। और या बोले कि साहब डायरेक्टली कि रूल 21 ऑफ दीज रूल्स में जो ग्राउंड दे रखे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस रूल्स के अंदर रूल 21 कंटेन्स द ग्राउंड्स फॉर कंपल्सरी डिलिस्टिंग। तो मैंने दोनों चीज बता दिए, सोर्स ये परसुएंट टू दिस ये रूल्स बने, उस रूल्स के अंदर रूल नंबर 21 कंटेन्स द ग्राउंड्स फॉर कंपल्सरी डिलिस्टिंग। तो हम टॉपिक पहले कंपल्सरी डिलिस्टिंग में पहला टॉपिक लेते हैं, दैट इज द ग्राउंड्स ऑफ कंपल्सरी डिलिस्टिंग। ग्राउंड्स ऑफ कंपल्सरी डीलिस्टिंग। देखिए सबसे पहले आपको ये टॉपिक लेते हैं, ग्राउंड्स ऑफ कंपल्सरी डीलिस्टिंग। So here in this case regarding the grounds it says that a recognized stock exchange may delist the securities of a listed company on any of the grounds given under rule 21 of security contract regulation rules 1957, जो ही मैंने बताया था। on any of the following ground कहां था कि रूल 21 में, आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द, ऑब्वियसली कंपनी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा एंड उसको सुनने के बाद ही वो आपको डीलिस्ट कर सकता है। देखिए क्या लिखा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बाय ऑर्डर, ऑब्वियसली इसका ऑर्डर पास है, डीलिस्ट द इक्विटी शेयर कंपनी में, और बाय ऑर्डर डीलिस्ट द इक्विटी शेयर कंपनी ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अच्छा नीचे पूरी लिस्ट दे रही कौन से ग्राउंड, वो कहां प्रेस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्राइब्ड रूल 21। रूल 21 किसका, ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी। क्या क्या ग्राउंड दे रखे रूल 21 में, नंबर 1, इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 consecutive years एंड इट्स हैज नेगेटिव नेटवर्थ, पिछले लगातार 3 साल से कंपनी के लॉस हो रहे हैं एंड कंपनी के नेटवर्थ नेगेटिव है, कंपनी के नेटवर्थ नेगेटिव है, दैट इज द फर्स्ट ग्राउंड। अच्छा लगातार 3 साल से लॉस, नेटवर्थ नेगेटिव होना अपने आप में बहुत सीरियस इशू है। नंबर 2, ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी रिमेन सस्पेंडेड फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 6 months, मतलब 6 महीने से ज्यादा। पता है ना कई बार क्या होता था, पहले सस्पेंशन का ऑर्डर पास होता है और बाद में इट कैन गो टू लीड टू द कंपल्सरी डीलिस्टिंग, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो हो सकता है पहले स्टॉक एक्सचेंज ने किसी कंपनी की सिक्योरिटी की ट्रेडिंग की सस्पेंशन का ऑर्डर पास कर दिया और सस्पेंशन अगर 6 महीने ज्यादा चला देन इट कैन लीड टू द कंपल्सरी, इट कैन लीड टू द कंपल्सरी डीलिस्टिंग। नेक्स्ट, सिक्योरिटी द कंपनी हैव रिमेन्ड इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years, पिछले 3 सालों से कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड है, तो दैट कैन आल्सो बी ग्राउंड फॉर कंपल्सरी डीलिस्टिंग। नेक्स्ट, द कंपनी और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर्स और एनी ऑफ इट डायरेक्टर्स, 3 हो गए, कंपनी, कंपनी के कोई भी प्रमोटर, कोई भी डायरेक्टर, हैज बीन कन्विक्टेड फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। डी ग्राउंड, कंपनी, कंपनी के कोई प्रमोटर्स, कंपनी कोई भी डायरेक्टर्स, दे हैव बीन कन्विक्टेड फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ विच लॉ, SCRA 1956, सेबी एक्ट 1992 और डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। इन तीनों में से किसी भी लॉ के नॉन कंप्लायंस के लिए फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ अगर कन्विक्ट हुए और उस कन्विक्शन के रिस्पेक्ट में उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी मिनिमम, अगर 1 करोड़ से कम लगी है तब ये ग्राउंड नहीं बनेगा, और
इम्प्रिजनमेंट कम से कम 3 साल का, मिनिमम 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, और है कोई भी एक चीज मिनिमम 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। इट मीन्स कंपनी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर तीनों में किसी को भी अगर इन लॉज के नॉन कंप्लायंस के लिए अगर कन्विक्ट हुए हो और कम से कम उसमें 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है या कम से कम 3 साल की सजा हुई है, दैट कैन ऑल्सो बी ग्राउंड, डोंट इज अ वेरी सीरियस इशू। हाँ, अगर पेनल्टी मान ली इन लॉ का वायलेशन किया इन्होंने, नॉन कंप्लायंस किया, कन्विक्ट हुए, लेकिन पेनल्टी जो लगी है वो आपको 1 करोड़ से कम लगी है, या सजा हुई है 3 साल से कम हुई है, तब ये ग्राउंड पर कंपल्सरी डीलिस्टिंग नहीं है। कब है? अगर कम से कम 1 करोड़ की पेनल्टी लगी है और या कम से कम 3 साल की सजा हुई है, देन इट कैन बी बिकम अ ग्राउंड फॉर कंपल्सरी डीलिस्टिंग। नेक्स्ट, the E, the addresses of the company or any of its promoter director not known or false address है permitted। कई बार क्या होता है, लोग फेक फ्रॉड करने के लिए एड्रेस ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ जो एड्रेस दे रखा है वो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, या जो एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पे कंपनी या कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर रहते नहीं, या कंपनी का ऑफिस नहीं है। इसका मतलब क्या, वो फेक एड्रेस है। एड्रेस तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस एड्रेस पे जो कंपनी ने अपना एक एड्रेस बताया रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, बट वो एक्चुअली उस एड्रेस पे कंपनी का ऑफिस है ही नहीं, डायरेक्टर का एड्रेस तो फॉल्स एड्रेस है। और एग्जिस्ट नहीं करना इसका मतलब क्या, वो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करते, तो गलत एड्रेस दिए, आर नॉट नोन, या फॉल्स एड्रेस हैव बीन फर्निश्ड, और द कंपनी हैड चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन कॉन्ट्रावेंशन द प्रूविंग कंपनी, मतलब कंपनी एक्ट में जो प्रोविजन है उसको कंप्लाई करके आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, लेकिन उसके वायलेशन में आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर लिया, चेंज कर लिया। तो अगर कंपनी का, कंपनी के डायरेक्टर्स का, प्रोमोटर्स का एड्रेस पता ही नहीं कहाँ है, मतलब जो एड्रेस दे रखे वो एग्जिस्ट नहीं करते, या जो एड्रेस दे रखे वो फेक है। फेक का मतलब क्या, वो फॉल्स एड्रेस है कि वो एड्रेस एग्जिस्ट करते हैं बट उस एड्रेस पे वो डायरेक्टर रहता नहीं, या प्रमोटर रहता नहीं, या कंपनी का ऑफिस है नहीं, कुछ और है वहां पे, ठीक है। तीसरा, कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया इन कॉन्ट्रावेंशन विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन कंपनी एक्ट। यू नो दैट कंपनी एक्ट हैज सम प्रोविजन रिगार्डिंग द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, उसको कंप्लाई करके आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं, बट उसको वायलेशन करके आपने किया, अगेन दैट कैन ऑल्सो बिकम ग्राउंड फॉर कंपल्सरी डीलिस्टिंग। लास्ट ग्राउंड, आप जानते हैं लिस्टेड कंपनी में प्रोमोटर की शेयरहोल्डिंग मैक्सिमम 75% हो सकती है इन जनरल, एंड पब्लिक शेयरहोल्डिंग इन जनरल, एंड पब्लिक शेयरहोल्डिंग आपको मिनिमम 25%, कुछ कुछ केसेस एक्सेप्शन है, बट जनरली तो जो पब्लिक शेयरहोल्डिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक लिस्टेड कंपनी, कम से कम पब्लिक इतनी शेयरहोल्डिंग होनी चाहिए, उससे आपको उस कंपनी में, जिस कंपनी की कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पास कर रहा है, कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, उस कंपनी के अंदर पब्लिक शेयरहोल्डिंग जो मिनिमम लॉ में प्रेस्क्राइब उससे कम हो गई है, और उसको बढ़ाने के लिए जो लॉ में टाइम पीरियड रखे कि अगर कम हो गई तो उसके अंदर आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर उसको आप बढ़ा सकते हैं, उतने टाइम पीरियड बीत भी गया लेकिन अभी बढ़ाई भी नहीं है, देन इन दैट इट कैन ऑल्सो बिकम ग्राउंड फॉर कंपल्सरी। इस ग्राउंड पे भी स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑर्डर द डीलिस्टिंग, कैन पास एन ऑर्डर फॉर डीलिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। देखिए क्या लिखा, द लास्ट ग्राउंड, द शेयरहोल्डिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय द पब्लिक मतलब कंपनी की जो शेयर जो पब्लिक होल्ड कर रहा है, हैज कम बिलो द मिनिमम लेवल applicable to the company as per the listing agreement, तो normally 25% होता है under the act, and the company has failed to raise the public holding to the required level within, मतलब तो कम हो गई पब्लिक की होल्डिंग और कंपनी ने उस लेवल को बढ़ाने की भी कोशिश या बढ़ाया नहीं विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, तो उस केस में इट कैन ऑल्सो बिकम ग्राउंड फॉर कंपल्सरी डीलिस्टिंग, कैन ऑल्सो बिकम ग्राउंड फॉर, इनफैक्ट उसको बोलते हैं कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस लिस्टिंग, कि पब्लिक की होल्डिंग कम से कम इतनी होनी चाहिए, जो बोलते हैं कंडीशन कंटिन्यूअसली आपके लिस्टेड रहे, अब वो वायलेशन हो गया, आप उसको बढ़ा के मिनिमम लेवल पे ला भी नहीं रहे एज पर द रिक्वायरमेंट लॉ, तो उस केस में हम बोलेंगे कि एक्चुअली कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस लिस्टिंग वायलेशन हो गया। इसका मतलब क्या है, कंपनी शुड बी डीलिस्टेड एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड। तो ये 6 ग्राउंड दे रखे हैं अंडर रूल 21 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957। इनमें से कोई कंपनी इनमें से किसी भी ग्राउंड में फॉल करती है तो पहले स्टॉक एक्सचेंज उसको एक नोटिस इशू करेगा, बोले ऐसा हमारे हिसाब से इस ग्राउंड पे हमारे हिसाब से आपकी कंपल्सरी डीलिस्टिंग होनी चाहिए। नाउ कंपनी विल फाइल इट्स रिप्लाई, मतलब उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया था, फिर उसके सुनने के बाद स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा, एंड स्टॉक एक्सचेंज का कन्विंस था कि सब इट्स अप्रोप्रिएट केस फॉर कंपल्सरी डीलिस्टिंग, देन इट विल पास एन ऑर्डर एंड दे विल डू द कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज। तो ये ग्राउंड दे रखे। नाउ सेकेंड टॉपिक जो कंपल्सरी डीलिस्टिंग जो टॉपिक स्टार्ट हुआ उसमें पहला सब टॉपिक था ग्राउंड्स ऑफ कंपल्सरी डीलिस्टिंग। नाउ सेकंड सब टॉपिक अंडर द टॉपिक कंपल्सरी डीलिस्टिंग, हमारा कंपल्सरी डीलिस्टिंग टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर अलग अलग सब टॉपिक है। पहला सब टॉपिक था ग्राउंड फॉर कंपल्सरी डीलिस्टिंग। सेकंड सब टॉपिक जो है प्रोसीजर फॉर कंपल्सरी डीलिस्टिंग बाय स्टॉक एक्सचेंज। प्रोसीजर फॉर कंपल्सरी डीलिस्टिंग
by a stock exchange. And this procedure is prescribed under regulation 32 of these regulation, that is SEBI delisting of equity share regulation 2021. कहाँ दे रखा है? रेगुलेशन नंबर 32 में. नाउ प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट, प्रोसीजर में क्या क्या चीजें देखिए. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पैनल. स्टॉक एक्सचेंज एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा. दैट पैनल विल डिसाइड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज रिगार्डिंग द कंपल्सरी डीलिस्टिंग की साहब कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑर्डर पास करना है कि नहीं, वो पैनल डिसाइड. मतलब कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज एक अलग से बॉडी बना दी, पैनल ऑफ एक्सपर्ट, एंड दैट पैनल ऑफ एक्सपर्ट विल डिसाइड वेदर डीलिस्टिंग का ऑर्डर, कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑर्डर पास करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर कंपनी और नॉट. अच्छा, इस पैनल के अंदर कौन कौन लोग होंगे? दो तो आपके होंगे डायरेक्टर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें से एक डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक होगा. पहला एक सब कंपोजिशन दे रखा है पैनल का कंपोजिशन. दूसरा, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इन्वेस्टर्स, वन रिप्रेजेंटेटिव द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आरओसी या एमसी दोनों में किसी एक का रिप्रेजेंटेटिव. लास्ट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. इसका मतलब जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट होगा उसमें कौन कौन लोग होंगे? दो डायरेक्टर किसके? उस स्टॉक एक्सचेंज के, जो स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग की बात कर रहा है उसमें से एक डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होगा. और कौन होगा? वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इन्वेस्टर्स, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एमसीए और आरओसी दोनों में से किसी एक का, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी दोनों में से कोई एक ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ये सारे लोग पैनल के पार्ट होंगे. एंड ये पैनल जो पर्सन है ये डिसाइड करेगा कि साहब इस कंपनी की आपको डीलिस्टिंग करनी है नहीं करनी. तो उसके लिए सबसे पहले एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट होगा बाय द स्टॉक एक्सचेंज, एंड पैनल में कौन कौन लोग होंगे मैंने बताया, एंड दैट विल टेक अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज whether a particular company should be, the equity shares of a particular company should be delisted or not. अच्छा, जैसे ये पैनल बना और अभी पढ़ा था रूल 21 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 90, मान ली एक कंपनी एक्स लिमिटेड, उस पैनल को लगा कि साहब रूल 21 में जो 6 ग्राउंड दे रखे हैं, रूल 21 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, उनमें से ये कंपनी किसी न किसी एक ग्राउंड में फॉल करती है, मे बी एक या एक से ज्यादा. तो क्या ये पैनल इसको नोटिस दे देगा कि साहब अकॉर्डिंग टू अस यू फॉल अंडर सो एंड सो ग्राउंड एंड इट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर कंपल्सरी डीलिस्टिंग. नाउ एक्सप्लेन सो कॉल्ड व्हाई द वी शुड नॉट पास एन ऑर्डर फॉर कंपल्सरी डीलिस्टिंग, कि हमारे हिसाब से आप एक कंपल्सरी डीलिस्टिंग होनी चाहिए. आप बताइए आपकी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप उसके वही अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया रहा है, तो क्या आप कंपनी अपना रिप्लाई फाइल करेगी? वो तो एक एस्पेक्ट हो गया, वो भी हम आगे आएंगे. अच्छा, एक और चीज, अगर ये डीलिस्टिंग ऑर्डर पास हो जाए, अभी हुआ थोड़ी, अभी तो बात चल रही है, तो क्या उस कंपनी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग के राइट्स पे बैड इफेक्ट आ सकता है, स्पेशली पब्लिक शेयर होल्डर? तो क्या वो एग्रीड पर्सन है? तो इसलिए डीलिस्टिंग ऑर्डर तो बाद में पास होगा, उससे पहले एक पब्लिक नोटिस बिफोर डीलिस्टिंग ऑर्डर. लोगों को तो बताओ, कंपनी को तो बता दिया, कंपनी को नोटिस भेज दिया, बताइए कि आप क्यों नहीं होनी चाहिए, हमारे हिसाब से होनी चाहिए. तो नेक्स्ट इज पब्लिक नोटिस बिफोर डीलिस्टिंग ऑर्डर. डीलिस्टिंग ऑर्डर पास करने से पहले एक पब्लिक नोटिस जाएगा. अखबारों में एक पब्लिक नोटिस छपेगा, स्टॉक एक्सचेंज छपवाएगा. कौन से अखबारों में? इंग्लिश, हिंदी एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर. वर्नाकुलर उस जगह का जहां पे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस सिचुएटेड है. एंड लोगों को बताया जाएगा साहब वी प्रपोज, इट्स अ प्रपोजल, इस आप एक्स लिमिटेड कंपनी की इक्विटी शेयर की हम कंपल्सरी डीलिस्टिंग करने जा रहे हैं. नाउ एनीवन हु इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस प्रपोज डीलिस्टिंग, अभी हुआ नहीं, आप करेंगे, दे मे गिव देयर व्हाट बी द रिप्रेजेंटेशंस एंड ऑल दैट. अपने जो भी ग्रीवेंसेस है आप हमें लिख सकते हैं, एंड उसे हम कंसीडर करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे डीलिस्टिंग करनी है या नहीं करनी. अच्छा, ये आपने पब्लिक नोटिस दिया टू इन्फॉर्म एवरीवन कि सर वी प्रपोज टू डीलिस्ट द इक्विटी शेयर ऑफ दिस कंपनी. एनीवन हुज राइट्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड एडवर्सली, एनीवन हु हैज द ग्रीवेंसेस, एनीवन हु हैज द एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू मेक, आप कर सकते हैं. क्या उसके लिए टाइम पीरियड दिया जाएगा? तो उसके लिए कम से कम मिनिमम 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, मिनिमम 15 डेज टाइम टू गिव देयर रिप्रेजेंटेशन. मतलब जिस दिन ये नोटिस अखबार में छपा उससे कम 15 दिन का टाइम दिया कि आप अपने रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं, एंड उन रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि वेदर, तो ये 15 डेज का कम से कम टाइम दिया जाएगा टू गिव द रिप्रेजेंटेशन. एक बार पूरा पढ़ता हूं, देखिए आपको. पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पैनल हो गया. नंबर 2 पब्लिक नोटिस बिफोर डीलिस्टिंग ऑर्डर. एक बिफोर पासिंग अ डीलिस्टिंग ऑर्डर
The recognized stock exchange shall give a notice in one English, Hindi and vernacular language newspaper of the region where the stock and shall also disclose a notice on its website and its trading system. मतलब जिससे सबको पता लग जाए कि साहब ऐसा होने जा रहा है. प्रपोजल आप सब जितने ज़्यादा लोगों को पता लगेगा उतने रिप्रेजेंटेशन आएंगे एंड उन सारी जो कंसिडर करके स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि साहब मुझे एक्चुअली डीलिस्टिंग. फिर बोले टाइम पीरियड ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन. अब आपने अखबारों में छपवाया इसीलिए था टू इनवाइट द रिप्रेजेंटेशन, इनवाइट द ऑब्जेक्शन, इनवाइट द ग्रीवेंसेस एंड ऑल दैट. तो उसके लिए टाइम पीरियड होगा ना कि साहब कम इतना टाइम तो हम दे रहे हैं इसके अंदर आपको, तो लोग बोलता है कम से कम 15 दिन का टाइम जरूर देना है. ज़्यादा भी आप दे सकते हैं बट 15 दिन का टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग द पब्लिक नोटिस. देखिए लिखो टाइम पीरियड ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन. टाइम पीरियड नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द नोटिस, वही पब्लिक नोटिस, बी गिवन टू एनी पर्सन हु मे बी एग्रीड बाय द प्रपोज्ड डीलिस्टिंग. जो प्रपोज्ड डीलिस्टिंग उससे जो एग्रीड होने वाला है, within which he can make representation to the recognized stock exchange which has issued the notice for deal. मतलब बेसिकली आपने नोटिस इशू किया, उसे कम से कम उसी नोटिस में लिख दीजिए कि साहब whosoever is going to be affected because of this, they can give their representation within so much of time, and that time period has to be minimum 15 days from the date of issuing the public notice, date of issuing the public notice. अब देखिए आप पैनल जो बना उसने कंपनी को नोटिस दे दिया था, कंपनी अब अपना रिप्लाई फाइल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव देगी. हमने पब्लिक नोटिस देके कंपनी के अलावा और भी जो लोग उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिनके राइट्स ऑफ बैड इफेक्ट आ सकता है, हमने इस सबको इन्फॉर्म कर दिया whosoever has any kind of problem they can give their representations. ठीक है, एंड कम से कम उन्हें 15 दिन का टाइम दिया टू गिव द रिप्रेजेंटेशन. नाउ अब कंपनी भी अपना रिप्लाई फाइल करेगी और जो पब्लिक एट लार्ज में जिसके भी राइट्स पे क्या वो अपने रिप्रेजेंटेशन देंगे, उन सबको कंसिडर करने के बाद क्या स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग ऑर्डर पास करेगा. तो आपको नेक्स्ट सी दैट इज द delisting order by the recognized stock exchange. देखिए मान लीजिए ये कंपनी थी जिसके रिस्पेक्ट में सारी बात होती, इसने अपने रिप्रेजेंटेशन दे दिए जो भी इसे कहना है. उसके अलावा पब्लिक एट लार्ज जिनको हम पब्लिक नोटिस को इन्फॉर्म किया था उन्होंने भी अपने रिप्रेजेंटेशन दे दी जिनको कम से कम 15 दिन का टाइम दिया गया था. इन सबको कंसीडर करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि सब डीलिस्टिंग ऑर्डर पास करने के नहीं करना. अगर इन सबको कंसीडर करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि सब फिट केस फॉर डीलिस्टिंग तो ऑर्डर पास कर देगा डीलिस्टिंग का. अच्छा ऑर्डर पास करते समय वो और ये तो कंसीडर करेगा रिप्रेजेंटेशन मेड बाय कंपनी, क्या कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दे रहे हैं, प्लस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द एग्रीड पर्सन जिनके भी राइट्स पे बैड इफेक्ट आ रहा है, प्लस और भी चीजें आपको स्टॉक एक्सचेंज कंसीडर करेगा वाइल पासिंग द डीलिस्टिंग ऑर्डर. क्या नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस, मतलब कंपनी ने कौन सी चीज का कंप्लायंस नहीं किया, नॉन कंप्लायंस किया, पता है ना रूल 21 ऑफ ऐसे उसमें ग्राउंड्स है कि ये वायलेशन किया. तो जो नॉन कंप्लायंस है उसका नेचर क्या है, किस हद तक नॉन कंप्लायंस है एंड किस हद तक कंपनी के शेयरहोल्डर्स जो नंबर वाइज एंड परसेंटेज वाइज उनके राइट्स ऑफ बैड इफेक्ट आया बिकॉज ऑफ दिस नॉन कंप्लायंस. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस मेड बाय कंपनी व्हिच हैव बिकम ग्राउंड फॉर कंपल्सरी डीलिस्टिंग. To what extent that non-compliance has been done, and to what extent, how many shareholders and not number-wise and percentage-wise their rights have been affected because of this non-compliance. इन सब चीजों को भी कंसीडर करते हुए डिसाइड करेगा कि डीलिस्टिंग करने की नहीं करनी. दूसरा, इस कंपनी का ओवरऑल कंप्लायंस स्टेटस क्या है एंड आरओसी के रिकॉर्ड से चेक करेगा कि साहब इस कंपनी का ओवरऑल कंप्लायंस स्टेटस क्या है, कि साहब सही में लॉ कंप्लायंट कंपनी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि रेगुलर बेसिस वायलेशन करती है. ये सब चीजें भी आपको स्टॉक एक्सचेंज चेक करेगा, उसे कंसीडर करने के बाद ही डीलिस्टिंग ऑर्डर पास करेगा. देखिए क्या लिखा, डीलिस्टिंग ऑर्डर बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज दैट द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल पास डीलिस्टिंग ऑर्डर आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी मेड बाय द कंपनी एंड बाय एनी एग्रीड पर्सन, जिसको पब्लिक नोटिस दिया था, इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस वही, and after considering the following points. क्या A, the nature and extent of alleged non-compliance कंपनी के ऊपर जो भी आरोप लगा है, and the number and percentage shareholders who may be affected by some non-compliance, and second, the status of compliance of the company with the office of the concerned ROC. जिस ROC की jurisdiction में कंपनी फॉल करती है कि ROC स्टेट वाइज है, उस ROC से चेक करवाएगा सब ओवरऑल कंपनी का कंप्लायंस स्टेटस क्या है, कहीं ये रेगुलर डिफॉल्टर तो नहीं है या वंस इन अ वाइल कोई डिफॉल्ट हुआ है, ये चीजें भी वो चेक कराएगा. ठीक है, एंड अब आपने अगर डीलिस्टिंग ऑर्डर पास कर दिया, पहले प्रपोजल आपने डाला जैसे कि लोग ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने वाला, ठीक है, फिर उन सबको कंसीडर करने आपने डीलिस्टिंग ऑर्डर पास कर दिया. अब जो डीलिस्टिंग ऑर्डर पास, इसका भी तो आप डीलिस्टिंग कंपनी को तो ऑर्डर दे दिया कि साहब हमने आपको डीलिस्ट, आपकी इक्विटी डीलिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हाउ कम द पब्लिक एट लार्ज विल कम टू नो
कि साहब कंपनी की डीलिस्टिंग हो गई फ्रॉम अ सो एंड सो स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट जो आपका स्टेप है पब्लिक नोटिस आफ्टर डीलिस्टिंग ऑर्डर। वो पब्लिक नोटिस बिफोर डीलिस्टिंग ऑर्डर था लोगों को बताने के लिए, उनके ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के लिए। अब आपको हमने डीलिस्टिंग कर दिया है उसका पब्लिक नोटिस, तो पब्लिक नोटिस आफ्टर डीलिस्टिंग ऑर्डर, आफ्टर डीलिस्टिंग ऑर्डर। ये वाला रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अगर डीलिस्ट का ऑर्डर पास करता है वो क्या करेगा, वही इंग्लिश, हिंदी एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज पे, वर्नाकुलर कहाँ का, जिस जगह स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस सिचुएटेड है, इनमें इस बात का पब्लिक नोटिस देगा कि साहब हमने इस कंपनी की इक्विटी शेयर की डीलिस्टिंग हमारे स्टॉक एक्सचेंज कर दी है। और साथ में वो स्टॉक एक्सचेंज अदर स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करेगा जहां जहां उस कंपनी के शेयर लिस्टेड है। जैसे मान लिया कंपनी के शेयर एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, एनएससी एक्शन ले रहा है तो साथ में वो बीएससी को भी इन्फॉर्म करेगा कि साहब हमने हमारे स्टॉक एक्सचेंज इस कंपनी की कंपलसरी डीलिस्टिंग कर दी है। देखिए क्या लिखा, पब्लिक नोटिस आफ्टर डीलिस्टिंग ऑर्डर where the recognized stock exchange passes the delisting order, it shall forthwith immediately publish a notice in one English, one Hindi and one vernacular language where the stock exchange is situated. Inform all other stock exchange with the equity share company are listed about such delisting. उसके अलावा और सारे स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करें जहां पे वो कंपनी लिस्टेड है कि साहब ने इसकी कंपलसरी डीलिस्टिंग कर दी। तो ये आपका था कंपलसरी डीलिस्टिंग टॉपिक के अंदर, पहले था ग्राउंड्स ऑफ कंपलसरी डीलिस्टिंग, दूसरा आपका सब टॉपिक था प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग जो रेगुलेशन 32 में दे रखा था। Now we move on to the next सब टॉपिक, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। प्रोसीजर में ये 4-5 आपके स्टेप्स थे। ये सबसे पहले प्रोसीजर के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पैनल, फिर पब्लिक नोटिस बिफोर डीलिस्टिंग, फिर टाइम पीरियड देंगे टू गिव द रिप्रेजेंटेशन बाय द एग्रीड पर्सन, फिर आपको डीलिस्टिंग ऑर्डर और फिर पब्लिक नोटिस आफ्टर डीलिस्टिंग ऑर्डर। ये 5 स्टेप्स हैं प्रोसीजर के अंदर, रेगुलेशन 32 में दे रखे हैं। नेक्स्ट दैट इज द नेक्स्ट सब टॉपिक अंडर द कंपलसरी डीलिस्टिंग। अच्छा एक चीज, ये तो आपने प्रोसीजर बताया कैसे कैसे स्टॉक एक्सचेंज करेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज ने सबसे पहले एक पैनल बनाया, फिर आप लोग डीलिस्टिंग ऑर्डर पास करने से पहले पब्लिक नोटिस दिया, लोग 15 दिन का कम से कम टाइम दिया टू गिव देयर सजेशंस एंड व्हाटएवर द रिप्रेजेंटेशन, फिर उनको कंसीडर करते अपने डीलिस्टिंग ऑर्डर पास किया और फिर उसका पब्लिक नोटिस दिया कि सामने डीलिस्टिंग कर दिया। ये तो स्टॉक एक्सचेंज ने प्रोसीजर फॉलो किया ना। लेकिन सोच के अगर कंपलसरी डीलिस्टिंग कर देते हैं तो उस कंपनी के जो पब्लिक शेयरहोल्डर अदर देन प्रोमोटर, एंड प्रोमोटर की जगह यहाँ एक्वायरर टर्म यूज कर रहे हैं, क्या उनके राइट से बैड इफेक्ट आएगा? अगर हो सकता है वो कंपनी एक ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसने कंपलसरी डीलिस्टिंग कर दी, या मल्टीपल भी सबने कर दी कंपलसरी डीलिस्टिंग, क्या उस कंपनी के जो पब्लिक शेयरहोल्डर हैं उनकी लिक्विडिटी इफेक्ट होगी? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट सब टॉपिक है, देखिए राइट्स ऑफ पब्लिक शेयरहोल्डर्स और एग्जिट प्राइस डिटरमिनेशन। देखिए आपको जो कंपनी के पब्लिक शेयरहोल्डर्स अदर देन प्रोमोटर शेयरहोल्डर या एग्जिट प्राइस डिटरमिनेशन, दिस इज गिवन द रेगुलेशन नंबर 33। ये बोल रहा है जो स्टॉक एक्सचेंज है एक पैनल बनाएगा ऑफ एक्सपर्ट वैल्यूअर्स जो कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन वगैरह करते हैं। उस पैनल ऑफ एक्सपर्ट वैल्यूअर्स में से एक या एक से ज्यादा, वन और मोर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स विल बी अपॉइंटेड। उस पैनल में बहुत सारे लोग, उसमें से एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट होगा, स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट करेगा, जो उस कंपनी की जिसकी डीलिस्टिंग हुई है उसके शेयर्स की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेगा। शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या है? जब फेयर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, नाउ कंपनी के प्रमोटर्स की, दैट इज द एक्वायरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक शेयरहोल्डर से उस फेयर वैल्यू पे आप शेयर एक्वायर करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग ऑर्डर। डीलिस्टिंग तो हो गई, बट दैट इज सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि आपने एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है टू द पब्लिक शेयरहोल्डर। तो उसके लिए पहले एक प्राइस निकलेगा। तो लॉ बोलता है पैनल ऑफ एक्सपर्ट वैल्यूअर्स स्टॉक एक्सचेंज बनाएगा, उसमें से एक से इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स अपॉइंट हुए, उसको क्या काम दिया गया? साहब इस कंपनी की जिसकी डीलिस्टिंग हुई है इसके शेयर की फेयर वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। फेयर वैल्यू जो कैलकुलेट हो गया आएगी, अब प्रोमोटर्स की ऑब्लिगेशन है कि आपको विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग ऑर्डर पब्लिक शेयरहोल्डर को एग्जिट अपॉइंट देना कि आप इस फेयर वैल्यू पे अपने शेयर हमें बेच सकते हैं। अब वो रिटेन करना था रिटेन भी करे, कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको बेचने ही पड़ेंगे, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन प्रोमोटर्स हैव टू गिव दिस फैसिलिटी, इफ यू वांट यू कैन सेल योर शेयर्स एट द फेयर वैल्यू, एंड ये कितने दिन में? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डीलिस्टिंग ऑर्डर। तो ये आपको रेगुलेशन नंबर 33 है। अच्छा कह सकते हैं इसके थ्रू हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं,
किसको, टू द पब्लिक शेयर होल्डर कि आप कंपनी एग्जिट करना चाहें, छोड़ना जाए, अपने शेयर बेच दीजिए, प्रमोटर को प्रमोट लेगा एट द फेयर वैल्यू। मैं वो पूरा पढ़ देता हूँ। द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल फॉर्म अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट वैल्यूअर्स फ्रॉम whom an independent valuer or valuers, एक या एक से ज्यादा, shall be appointed by recognized stock exchange, who shall determine the fair value of the delisted equity shares। इस कंपनी के the promoter of the company, वो acquirer, shall acquire delisted equity shares from the public shareholder by paying them the value determined by the valuer, वही fair value, within 3 months from the year of the date of delisting, within 3 months from the date of delisting of the from the recognized stock exchange, subject to the option of retaining the share। मतलब ये कोई कंपल्सन नहीं कि आप उनको बाउंड कर देंगे, आपको अपने शेयर बेचने पड़ेंगे। मतलब पब्लिक शेयर होल्डर रखना चाहे अपने पास रखें, रिटेन करना चाहें, ठीक है, कंपनी डीलिस्ट हो गई, कोई बात नहीं, हम तो रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं। मतलब प्रमोटर तो सारे पब्लिक शेयर होल्डर को ऑफर दे देगा कि साहब आप चाहें तो फेयर वैल्यू पे अपने शेयर मुझे बेच सकते हैं, एंड वो बेचना चाहें बेचें, नहीं बेचना आपकी मर्जी है, रिटेन करना रहेगा। और ये कितने दिन में प्रमोटर ने करना, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग ऑर्डर, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग। कह सकते हैं रेगुलेशन 33 में एक तरह से एग्जिट अपॉर्चुनिटी बीइंग प्रोवाइडेड टू द पब्लिक शेयर होल्डर बाय द प्रमोटर्स ऑफ द डीलिस्टेड कंपनी। यस नो। नेक्स्ट लेकर रेगुलेशन नंबर 34, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंपल्सरी डीलिस्टिंग। टॉपिक हमारा कंपल्सरी डीलिस्टिंग के लिए, उसमें पहले ग्राउंड्स पढ़े, फिर हमने पढ़ा प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग, कंपल्सरी डीलिस्टिंग रेगुलेशन 32, फिर हमने पढ़ा राइट्स ऑफ पब्लिक शेयर रेगुलेशन 33, अब पढ़े कंसिक्वेंसेज ऑफ कंपल्सरी डीलिस्टिंग रेगुलेशन 34। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंपल्सरी डीलिस्टिंग रेगुलेशन 34। अगर एक कंपनी, मान ली एक्स लिमिटेड कंपनी, इसकी कंपल्सरी डीलिस्टिंग हो गई है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो रेगुलेशन 34 में दे रखे हैं। पहला ही दे रखा है, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, कंपनी दैट इज एक्स लिमिटेड, इसके होल टाइम डायरेक्टर्स, इसके प्रमोटर्स एंड कंपनीज प्रमोटेड बाय एनी ऑफ देम। मतलब क्या है, ये कंपनी जिसका डीलिस्टिंग हुआ वो, उसके होल टाइम डायरेक्टर, उसके प्रमोटर, और कोई ऐसी कंपनी जिनको प्रमोट इन्होंने किया है, मतलब ऐसी कंपनी जिसका प्रमोटर एक्स लिमिटेड है, ऐसी कंपनी जिसका प्रमोटर एक्स लिमिटेड का होल टाइम डायरेक्टर है, ऐसी कंपनी जिसका प्रमोटर आपको इस कंपनी का प्रमोटर उस कंपनी का प्रमोटर है। तो दिस कंपनी जिसकी डीलिस्टिंग हुई है, उसके होल टाइम डायरेक्टर, उसके प्रमोटर और एनी कंपनी प्रमोटेड बाय देम, इन सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। दे शैल नॉट एक्सेस द सिक्योरिटी मार्केट and they will not apply for listing of any equity shares for a period of 10 years from the date of delisting। कितने साल? 10 साल। 10 साल की एक तरह से प्रोहिबिशन लग गई कि 10 ईयर किसके ऊपर लगी, उस कंपनी के ऊपर जिसकी डीलिस्टिंग हुई, उसके होल टाइम डायरेक्टर्स के ऊपर, उनके प्रमोटर्स के ऊपर, और इन लोगों से द्वारा कोई कंपनी प्रमोट हुई है, मतलब ये लोगों ने कोई कंपनी प्रमोट की, उसके ऊपर भी, मान ली एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को प्रमोट किया, वाई लिमिटेड का प्रमोटर एक्स लिमिटेड है, या कोई जेड लिमिटेड है जिसका प्रमोटर एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर या प्रमोटर है, तो वो कब अगले 10 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग ऑर्डर आपको स्टॉक मार्केट एक्सेस नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट में किसी तरह कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, और कोई लिस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। कितने टाइम के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग 10 साल की रेस्ट्रिक्शन लगे। एक तो ये। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है, देखिए आपको, मान लिया एक्स लिमिटेड कंपनी के रिस्पेक्ट में कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑर्डर पास हुआ, और इस कंपनी की जो शेयर की फेयर वैल्यू पॉजिटिव है, अगर शेयर वैल्यू पॉजिटिव है, मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर फेयर वैल्यू निगेटिव है तो फिर इसमें अप्लाई नहीं होगा। मैं उसका रीजन समझा देता हूं। अभी रेगुलेशन 33 में हमने पढ़ा कि सर स्टॉक एक्सचेंज के पैनल ऑफ एक्सपर्ट वैल्यूअर्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जिसमें से एक या एक से वैल्यूअर अपॉइंट होगा, जो कि उस डीलिस्टेड कंपनी के आपको इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू निकालेंगे। अगर वो फेयर वैल्यू निगेटिव आती है, फिर पब्लिक शेयर होल्डर क्या बेचेगा, क्योंकि निगेटिव माइनस में थोड़ी पैसे मिलेंगे। लेकिन फेयर वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, क्योंकि निगेटिव अगर आएगी तो प्रमोटर क्या एक्वायर करेगा ना, प्रमोटर विद इन 3 months उनसे एक्वायर करेगा एट द फेयर वैल्यू। बट अगर फेयर वैल्यू मान लीजिए -10 आती है या -12 आती है, तो क्या पे करेगा? माइनस में थोड़ी, उल्टा थोड़ी कि मैं आपसे शेयर भी ले लेता हूँ, आपको पैसे भी, और आपसे पैसे भी लूंगा, कैसे होगा? तो फिर उस केस में एग्जिट अपॉर्चुनिटी को मतलब ही नहीं है।
लेकिन अगर कंपनी के शेयर के फेयर वैल्यू पॉजिटिव आती है, मान लीजिए जो भी आते हैं 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आती है, तो क्या उस केस में जो पब्लिक शेयर होल्डर एग्जिट अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं, क्या वो अपने शेयर प्रमोटर को बेच सकते हैं एट द फेयर वैल्यू? ये सुनो, तो उसी से कनेक्टेड ये सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है, रेगुलेशन 33 के अकॉर्डिंगली जो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रमोटर ने देनी है, उनके शेयर उनको ऑफर देना है कि आप उन्हें शेयर मुझे बेच सकते हैं, तो वो उसका फायदा तभी ना जब फेयर वैल्यू पॉजिटिव है। जब तक प्रमोटर्स ऐसा ना करे, जो रेगुलेशन 33 की रिक्वायरमेंट है, जब तक ना करे, तब तक ये बोला नंबर 1, प्रमोटर ग्रुप के जो शेयर्स हैं, अगर वो ट्रांसफर करने के लिए कंपनी को अप्लाई करते हैं, फिजिकल मोड में है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिपॉजिटरी को, तो कब जब तक इनके ये प्रमोटर आपको अगर फेयर वैल्यू पॉजिटिव है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो जब तक उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देते अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 33, तो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप के पास जो शेयर्स हैं, दैट कंपनी ना तो उसकी ट्रांसफर बाय सेल और ट्रांसफर बाय प्लेज, किसी भी तरह की ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेगी, ना कंपनी करेगी ना डिपॉजिट करेगा। और उन शेयर्स के ऊपर जो भी आपको कॉर्पोरेट बेनिफिट्स होते हैं, लाइक डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट शेयर, वो सब फ्रीज हो जाएंगे, विथहोल्ड हो जाएंगे, जब तक कि वो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी ना दे दे टू द शेयरहोल्डर। और एग्जिट अपॉर्चुनिटी में फायदा तभी होगा जब फेयर वैल्यू पॉजिटिव है, अगर फेयर वैल्यू नेगेटिव है तो फिर क्या पे करेगा? तो इसलिए उसमें ये कॉन्सिक्वेंस आ ही नहीं होगा, तो उसमें तो फेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। इसलिए लिखा अगर फेयर वैल्यू पॉजिटिव है, इन दैट केस द प्रमोटर्स अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 33 हैज टू गिव द एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द शेयरहोल्डर्स, पब्लिक शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलिस्टिंग ऑर्डर। तो जब तक वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 33 में है, जब तक वो पूरी नहीं करते, तब तक उनके शेयर ट्रांसफर करने के लिए बाय वे सेल और प्लेस ना तो कंपनी को एप्लीकेशन एंटरटेन करेगी, ना डिपॉजिटरी एंटरटेन, कोई फिजिकल मोड में कंपनी के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट थ्रू। और उन शेयर्स के ऊपर जितने कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हैं, लाइक डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट शेयर, सब फ्री हो जाएंगे जब तक कि आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते। इसका अच्छा इनडायरेक्टली कि हम प्रमोटर्स के ऊपर ये लगा रहे हैं कि साहब आप अगर अपना कंप्लायंस, अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहे एज पर रेगुलेशन 33, अगर आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे टू द शेयरहोल्डर, पब्लिक शेयरहोल्डर, तो आपके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट हैं, आपके शेयर फ्रीज हो गए, आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, किसी को बेच नहीं सकते, और उसके ऊपर जो बेनिफिट्स है वो भी फ्रीज हो गए, वो आपको मिलेंगे नहीं। तो क्या ये एक तरह से इनडायरेक्टली प्रमोटर पे कैसे एक प्रेशर डालेगा कि साहब यू मस्ट कंप्लाई विद रेगुलेशन 33, मस्ट गिव द एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक शेयरहोल्डर, अदरवाइज ये बैड इफेक्ट आप पे आ जाएगा। दूसरा एक और भी दे रखा है कि जब तक वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देते, तो कंपनी के प्रमोटर्स और जो डायरेक्टर्स हैं वो किसी भी लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते, किसी भी लिस्टेड कंपनी डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं हो सकते। इसका तो आप देखो क्या क्या बैड इफेक्ट आ गए। अगर आपको अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 33 आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की रिक्वायरमेंट है, देखो तभी रिक्वायरमेंट होगी जब फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी के शेयर की पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो उसमें क्या है, माइनस में कैसे पैसे दोगे, तो देना पड़ेगा एग्जिट, अगर फेयर वैल्यू पॉजिटिव है। तो जब तक आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देते, तब तक आपके शेयर ना ट्रांसफर हो सकते, ना मजीद सेल वेल आप नहीं कर सकते, ना आपके शेयर्स के ऊपर आपको बेनिफिट मिलेंगे, और आप किसी कंपनी की लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर भी नहीं बन सकते जब तक कि आप वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं। तो क्या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं प्रेशर डाल रहे हैं कि साहब रेगुलेशन 33 के अकॉर्डिंगली जो आपकी ऑब्लिगेशन है वो आप पूरी कीजिए, अदरवाइज ये सब बैड कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर आ जाएंगे। मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंपल्सरी डिलिस्टिंग रेगुलेशन 34। देखिए लिखा पहला, वेर अ कंपनी हैज बीन कंपल्सरी डिलिस्टेड, द कंपनी, its whole-time directors, its promoters and the company which are promoted by any of them, कंपनी के ऊपर कंपनी होल टाइम डायरेक्टर, प्रमोटर और वो कंपनी जिनको इन्होंने प्रमोट किया है, shall not directly or indirectly access the security market or seek listing for any equity share for how much time, for a period of 10 years from the date of such delisting। ये तो मैंने पहले बताया था। आगे, इन केस ऑफ सच कंपनी whose fair value पॉजिटिव, ये स्टार्ट क्यों करा, क्योंकि तभी एग्जिट अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट आता है। अगर फेयर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटी क्या देंगे। नंबर 1, सच अ कंपनी एंड द डिपॉजिटरी, तो फिजिकल मोड में कंपनी ट्रांसफर काम देखती है, इलेक्ट्रॉनिक में डिपॉजिटरी, शेल नॉट इफेक्ट ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल और प्लेज एक्सेट्रा ऑफ एनी ऑफ द इक्विटी शेयर, किसके, हेल्ड बाय द प्रमोटर ग्रुप, इनके शेयर को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन ना कंपनी एंटरटेन करेगी ना डिपॉजिटरी, एंड द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक डिविडेंड, राइट शेयर, बोनस एक्सेट्रा शैल बी फ्रोजन, मतलब इनके शेयर्स के ऊपर जो कॉर्पोरेट बेनिफिट वो सब फ्री मतलब है, अभी मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है, shall be frozen for all the equity held by promoter and promoter group। कब तक ये होगा, कब तक शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, कब तक आपके प्रॉफिट फ्रीज होंगे, till the promoters of such company provide an exit option to the public shareholder in compliance of regulation 33 as certified by the concerned recognized firm। मतलब आप रेगुलेशन 33 के अकॉर्डिंगली इनको
पब्लिक शेयर को एग्जिट अपॉन दे और इस बात का सर्टिफाई कौन का रिकॉग्नाइज, हाँ उसने ऐसा कर दिया, देन उसके बाद ये फ्री हो जाएगा। उसके बाद आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, कंपनी कैन ट्रांसफर डिपॉजिट और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स भी आपके फ्री हो जाएंगे, वो उसको यूटिलाइज करता है। एंड एक और क्या कॉन्सिक्वेंस है उसी में, द प्रोमोटर्स एंड होल टाइम डायरेक्टर्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर्स ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी। किसी लिस्टेड कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं बन सकते। कब तक? टिल द एग्जिट ऑप्शन एज स्टेटेड इन क्लॉज ए अबव। वही सेम क्लॉज ए में वो रेगुलेशन 33 की बात कर रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, रेगुलेशन 33 के अकॉर्डिंगली अगर आपके ऊपर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की रिक्वायरमेंट अराइज होती है, ठीक है, वो तब होगी जब फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी पॉजिटिव, नेगेटिव तो फिर तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने का मतलब क्या है। तो जब तक आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देते तब तक आपके शेयर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपके शेयर्स के ऊपर जो कॉर्पोरेट बेनिफिट वो सब फ्री हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। और तब तक आप किसी अदर लिस्टेड कंपनी के भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। कौन? कंपनी के प्रोमोटर, डायरेक्टर्स, इन सब के ऊपर ये कंडीशन आपको कंपनी पे। पहला वाला था किनके शेयर फ्रीज हो जाएंगे, शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे, और किनके शेयर्स आपको कॉर्पोरेट बेनिफिट फ्री हो जाएंगे, प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप के लोग को। और सेकंड में कौन किसी और लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, प्रोमोटर्स एंड होल टाइम डायरेक्टर किसी और लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज नॉट प्रोवाइडेड एज पर रेगुलेशन 33। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंपल्सरी लिस्टिंग रेगुलेशन 34। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज ये कॉन्सिक्वेंसेज है। देखिए लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है इन द कंपल्सरी डिलिस्टिंग। मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड, इसके अगेंस्ट जैसे एनएससी ने डीलिस्टिंग ऑर्डर पास कर दिया, जो भी हमने पढ़ा कंपल्सरी डीलिस्टिंग का। लेकिन इस कंपनी को लगता है कि साहब ये स्टॉक एक्सचेंज ने गलत किया, ऑल्दो इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये सब जो इसने अपनी बात रखी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज नहीं माना, उसने फिर भी डीलिस्टिंग ऑर्डर पास कर दिया। कंपनी फील्स दैट कि साहब स्टॉक एक्सचेंज ने गलत किया है, तो क्या उसको रेमेडी होनी चाहिए। तो वही टॉपिक है, रेमेडी और अपील अगेंस्ट द डीलिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। इसने जो डीलिस्टिंग ऑर्डर पास किया, इसके अगेंस्ट क्या रेमेडी है या इसके अगेंस्ट क्या अपील। तो उसके लिए लॉ बोलता है, ये आप जानते हैं कि साहब ये जो डीलिस्टिंग ऑर्डर पास करेगा ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स, ठीक है, मेड इन द ग्राउंड गिवन इन द रूल्स विच आर मेड परसुएंट टू सेक्शन 21A ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1950। पता ना एक्ट में सेक्शन 21A, उस सेक्शन 21A में दिया हुआ रूल्स में आपको ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब होंगे। फिर रूल्स बने में, रूल्स के अंदर रूल 21 में ग्राउंड दे रखे हैं। तो उसमें कंपनी अगर सेटिस्फाइड नहीं है और लगता है गलत किया है स्टॉक एक्सचेंज ने, तो कंपनी कैन मेक एन अपील अगेंस्ट दिस डीलिस्टिंग ऑर्डर टू द सैट, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग ऑर्डर। डीलिस्टिंग ऑर्डर से 15 दिन के अंदर ये अपील कर सकती है किसको? टू द सैट, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। अब सैट दोनों पक्ष से अच्छा, इसमें एक और बात रखिए, अगर किसी कारण से कंपनी 15 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाती एंड कंपनी हैज सम सफिशिएंट ग्राउंड्स कि व्हाई इट वाज नॉट एबल टू प्रेफर द अपील विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड 15 days एंड इट हैड सम सफिशिएंट कॉज फॉर दैट, तो उस केस में सैट इस पीरियड को एक्सटेंड करके प्लस 1 month और टाइम दे सकता है। ये सैट को अगर लगता है, पढ़ते ना, एक्सटेंशन ऑफ टाइम और कंटिन्यूएशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सफिशिएंट कॉज, तो सैट आपको 1 महीने का टाइम और दे सकता है इन एडिशन टू 15 days इफ it is proved that the company had some sufficient cause because of which it could not make an appeal within the prescribed period of 15 days। तो सैट 1 महीने का टाइम और दे सकता है। अब देखिए फाइनली इसमें या एक्सटेंडेड टाइम में जब अपील हुई, सैट दोनों पक्ष से सुनेगा, कंपनी को भी और स्टॉक एक्सचेंज को भी। अगर सैट को लगता है कि साहब स्टॉक एक्सचेंज ने गलत किया, तो क्या इसके डीलिस्टिंग ऑर्डर को रिवोक कर देगा एंड कंपनी वापस से लिस्टेड हो जाएगा ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन अगर सैट को लगता है स्टॉक एक्सचेंज ने ठीक किया, कंपनी ने गलत अपील की है, देयर इज नो यू कैन से एनी बेसिस ऑफ मेकिंग द अपील, तो स्टॉक एक्सचेंज सैट क्या करेगा? कंपनी की अपील को रिजेक्ट कर देगा। मतलब डिपेंड अपॉन सैट को क्या लगता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, इट में डिसाइड इन फेवर ऑफ द कंपनी, इट में डिसाइड इन फेवर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। एंड ये आपको रेमेडी है और अपील, रेमेडी है बाय वे ऑफ अपील अगेंस्ट द डील। मैं वो पढ़ देता हूँ। A recognized stock exchange may by order delist equity share company on any of the ground prescribed in the rules। रूल्स कहां बने? मेड अंडर सेक्शन 20, बता ना, रूल्स बने इस सेक्शन के हिसाब से, रूल्स मेड अंडर सेक्शन 21A ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 19 आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। और वहां पे इस रूल्स, कौन से रूल्स बने? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957। उसमें कौन सा रूल नंबर 21 में ग्राउंड जो भी स्टार्टिंग में पढ़ा था। A listed company may file an appeal before the SAT against the decision of the recognized stock exchange delisting the security within 15 days from the date of the decision of the recognized stock exchange delisting the security। मतलब जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग ऑर्डर पास किया उसके 15 दिन के अंदर फाइनल ऑर्डर जो पास किया था। इट में बी नोटिस सैट में इफ इट इज सेटिस्फाइड द कंपनी वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज
for filing the appeal within the said period, whether 15 day, allow it to be filed within a further period of not exceeding 1 month. मतलब further period, लेकिन जो मैक्सिमम 1 महीने हो सकता है, इसमें मैं मैक्सिमम वर्ड भी लगा देता हूँ. हो सकता है एक्सटेंशन 10 दिन की दे, 15 दिन की दे, 20 दिन की दे, बट एनी केस इट कैन नॉट बी मोर देन 1 मंथ. तो नॉर्मल टाइम पीरियड फॉर मेकिंग द अपील 15 डेज. फर्दर दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय सेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सफिशिएंट कॉज. बट वो एक्सटेंशन जो भी करे 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, बट 1 महीने से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं देगा. ठीक है. तो इसका मतलब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साहब ऐसे से डी लिस्ट कर दिया, कंपनी का क्या ऑप्शन है, कंपनी का क्या रेमेडी है, तो ये लिखना है. तो लास्ट में उसको कंक्लूड भी किया हुआ है. देयरफॉर एज ए फर्स्ट थिंग इट विल बी इंपॉर्टेंट टू नो द ग्राउंड फॉर. कंपनी को पहले देखना चाहिए साहब किस ग्राउंड पर डी लिस्टिंग हमारी की. क्या ग्राउंड रूल 21 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 दे रखा है. अगर दे रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा है तो ऑब्वियसली पहले तो डी लिस्टिंग ऑर्डर ही गलत दे रखा है. एंड वेदर और नॉट द कंपनी वाज गिवन अपॉन, किस ग्राउंड पे किया, हमें अपनी बात कहने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया कि नहीं. अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया या ग्राउंड ही गलत है, देन सो इफ देयर इज अ गुड ग्राउंड टू मेक एन अपील. पहले कंपनी अपील कहाँ करेगी, सेट को. कितने दिन में, 15 डेज में. और अगर आपके सफिशिएंट कॉज है जिसके वजह 15 दिन में नहीं कर पाए, तो सेट से आप ये टाइम पीरियड एक्सटेंड कराने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और सेट इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, बट मैक्सिमम एक्सटेंशन पीरियड कैन बी 1 मंथ, नॉट मोर देन 1 मंथ. तो ये पूरा टॉपिक आपका हमने कंपल्सरी डिलिस्टिंग, इसके सब अलग अलग सब टॉपिक, पहले ग्राउंड्स ऑफ कंपल्सरी डिलिस्टिंग, फिर प्रोसीजर फॉर कंपल्सरी डिलिस्टिंग रेगुलेशन 32, फिर एग्जिट अपॉइंट टू पब्लिक शेयरहोल्डर्स रेगुलेशन 33, फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंपल्सरी डिलिस्टिंग रेगुलेशन 34, और लास्ट में रेमेडी अगेंस्ट द डीलिस्टिंग ऑर्डर दैट अपील टू सेट. ये आपके 4-5 टॉपिक आपके, ठीक है, आपको दे रखे हैं इन द टॉपिक. मतलब टॉपिक ओवरऑल टॉपिक कंपल्सरी डिलिस्टिंग में 5 सब टॉपिक्स हो गए. लास्ट में इस चैप्टर में आई एम टेकिंग अप द मिसलेनियस प्रोविजंस. मिसलेनियस प्रोविजंस देखिए, मिसलेनियस में पहला टॉपिक आपका स्पेशल प्रोसीजर फॉर वॉलेंट्री डिलिस्टिंग बाय स्मॉल कंपनीज, रेगुलेशन 35 of the SEBI delisting or equity share regulation 2021 कि स्मॉल कंपनीज अगर अपनी वॉलेंट्री को, ये रेगुलेशन 35 में सिर्फ वॉलेंट्री कंसेप्ट दे रखा है, तो खाली वॉलेंट्री वर्ड नहीं बोले, कंपल्सरी को कंसेप्ट नहीं, अपने आप अपनी डीलिस्टिंग कराना चाहें करा सकते हैं. उसके लिए अलग से स्पेशल प्रोसीजर. किन के लिए, फॉर स्मॉल कंपनीज. पहली एक बात बहुत ध्यान सुन लीजिएगा, यहाँ स्मॉल कंपनी का मतलब वो मत लेना जो कंपनी एक्ट के अंदर पढ़ते हो, सेक्शन 2 क्लॉज 85, वहां भी एक टर्म आता है स्मॉल कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 85, वो मत लेना. अच्छा, वो तो प्राइवेट कंपनी होती है, एंड प्राइवेट कंपनी नॉर्मली लिस्टेड होती नहीं, आप जानते हैं साहब. पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाती लिस्टेड, तो हम लिस्टेड है तभी तो डीलिस्टिंग कराएंगे. ठीक है, तो स्पेशल प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग. ठीक है, तो ये वो स्मॉल कंपनी नहीं है जो कंपनी एक्ट के अंदर पढ़ते हैं, वो आप तो उससे मत मिक्स कर देना. यहाँ पे स्मॉल कंपनी जो टर्म यूज हुआ है, तो रेगुलेशन 35 में पहले स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक स्मॉल कंपनी किसे मानेंगे. तो सबसे पहले मैं वही बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड एज अ स्मॉल कंपनी. तो सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन 35. तो जो उस क्राइटेरिया में फिट हो रही है वो स्मॉल कंपनी कहलाएंगे. अब वो चाहे तो रेगुलेशन 35 में जो स्पेशल प्रोसीजर रखा उसको फॉलो करके अपनी डीलिस्टिंग करा सकती है शेयर्स की फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, फ्रॉम द अपनी इक्विटी शेयर की डीलिस्टिंग करा सकती है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो पहले तो हम समझते हैं इट्स अ डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक. एक कंपनी लेट्स से ए लिमिटेड, इसको व्हेन करें से इस स्मॉल कंपनी, 3 कंडीशन है. व्हाट आर द 3 कंडीशंस? एक, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. जैसे मान लिया हम चेक कर रहे हैं फॉर 2021-22 जो फाइनेंशियल अभी चल रहा है, 21-22 के लिए क्या स्मॉल कंपनी है कि नहीं. इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का 20-21, तो 20-21 का लास्ट डेट क्या, 31 मार्च 2021. इसे 31 मार्च 2021, अगर हम 21-22 के लिए चेक करेंगे स्मॉल कंपनी है कि नहीं फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन 35 ऑफ द रेगुलेशन,
तो इसके पिछले फाइनेंशियल का जो लास्ट डे है, उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 2021, उसका लास्ट डे क्या 31 मार्च 2021। उस दिन कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ एंड नेटवर्थ लेस देन इक्वल टू 25 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और नेटवर्थ 25 करोड़ से कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। दोनों चीज एक साथ है, एंड है और नहीं है। सेकेंड कंडीशन, 3 कंडीशन, ऑल द 3 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, तब जाके वो कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। दूसरी कंडीशन, अच्छा ये कंपनी अगर डीलिस्टिंग कराती है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 35, तो एक बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल टेक अप कंसीडर द प्रपोजल एंड डिसाइड फॉर डीलिस्टिंग। उस बोर्ड मीटिंग डेट से पिछले 12 महीने में, 12 महीने प्रीसीडिंग द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड, अच्छा इन 12 महीने में जितने भी ट्रेडिंग डेज हैं, हर दिन कितने शेयर ट्रेड हुए, डे 1 को कितने शेयर ट्रेड हुए, डे 2 को डे, ऐसे टोटल 12 महीने में जितने ट्रेडिंग डेज हैं उसमें जो टोटल नंबर शेयर ट्रेड हुए दैट इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर उसके 10% से कम है, दैट इज सेकंड कंडीशन। कह सकते हैं इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग। जब 12 महीने में जितने टोटल शेयर ट्रेड हुए, कौन से 12 महीने, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग वेयर द प्रपोजल टू फॉर डीलिस्टिंग इज कंसीडर्ड बीइंग अप्रूव्ड, उसके पिछले 12 महीने, तो डे 1 को कितने शेयर ट्रेड हुए, डे 2 को कितने, डे 3 को, ऐसे सबको जोड़ लीजिए। तो टोटल नंबर शेयर ट्रेडेड इन दिस पीरियड 12 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग इज लेस देन 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर, दैट इज सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, इस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग में सस्पेंशन का ऑर्डर नहीं पास किया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने, हैविंग द नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल दैट इज एनएससी एंड बीएससी, ठीक है, फॉर एनी नॉन कंप्लायंस इन द लास्ट 1 year। पिछले 1 साल में इस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग का सस्पेंशन का ऑर्डर किसी भी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज नहीं पास किया है विच हैज गॉट नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल फॉर एनी नॉन कंप्लायंस। ये नहीं होना चाहिए, मतलब इट्स अ गुड कंपनी, इट्स नॉट अ, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सस्पेंड कर रखा है एंड ऑल दैट, वो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन किसी कंपनी के रेस्पेक्ट में कंप्लाई होती है, उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे को कैपिटल 10 करोड़ से कम, टर्नओवर 25 करोड़ से कम, ठीक है, जिस बोर्ड मीटिंग में इसका प्रपोजल कंसीडर होगा रिगार्डिंग द वॉलंटरी डीलिस्टिंग, उसके पिछले 12 महीने में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हुए वो आपकी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर के 10% कम है, एंड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, किसी नॉन वायलेशन नॉन कंप्लायंस के लिए इसकी ट्रेडिंग को सस्पेंड नहीं किया इन द लास्ट 1 year। इफ ऑल दिस कंडीशंस आर कंप्लाइड विद इन रेस्पेक्ट ऑल दिस, सारी की सारी इन रेस्पेक्ट एनी कंपनी, तो फिर वो कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन 35, एंड तब जाके वो कंपनी अकॉर्डिंग टू द स्पेशल प्रोसीजर जो रेगुलेशन 35 में दे रखा है उसको फॉलो करके अपनी डीलिस्टिंग करा सकती है, अपनी डीलिस्टिंग करा सकती है। तो सबसे पहले मैंने बताया कंपनी जो एक वाली स्मॉल कंपनी मत समझ लेना, सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, एंड वो नहीं है, यहाँ अलग से स्मॉल कंपनी का मीनिंग दे रखा है, जो इसमें फिट हो रही है वो चाहे तो रेगुलेशन 35 के अकॉर्डिंगली स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करके अपनी वॉलंटरी डीलिस्टिंग करा सकती है। अब इसका रेगुलेशन 30, ये तो डेफिनेशन हो गई आपको। अब रेगुलेशन 35 में क्या स्पेशल प्रोसीजर रखा है, 1 by 1 देखिए। सबसे मान लिया ये कंपनी हमारी ए लिमिटेड है, लेट्स से इट्स अ स्मॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन द रेगुलेशन 35। सबसे पहले इसकी एक बोर्ड मीटिंग हुई, फिर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल कंसीडर एंड अप्रूव द प्रपोजल ऑफ डीलिस्टिंग एज पर रेगुलेशन 35। ये सुनो, नेक्स्ट इज जो एक्वायरर होगा, इसका नॉर्मली प्रमोटर वगैरह, वो इट विल अपॉइंट अ मैनेजर टू द ऑफर। अच्छा, यहाँ इसका जो प्रोसीजर है काफी हद तक जो वॉलंटरी डीलिस्टिंग आपने शुरू में पढ़ी थी उससे सिमिलर है, लेकिन उतना डिटेल नहीं है क्योंकि स्पेशल प्रोसीजर है, छोटा सा प्रोसेस, छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी है, लेकिन काफी हद तक उसकी सिमिलरिटी है। जैसे वहां भी क्या मैनेजर टू द ऑफर अपॉइंट किया था एक्वायरर ने। अच्छा, फिर एक्वायरर मैनेजर टू द ऑफर के कंसल्ट करके एग्जिट प्राइस पे डिसाइड करेगा कि किस प्राइस पे हमें पब्लिक शेयर होल्डर से शेयर एक्वायर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग आपकी हुई है, कि बोर्ड मीटिंग की डेट और उस बोर्ड मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, उसकी इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज रिगार्डिंग दिस बोर्ड मीटिंग। हमने एक बोर्ड मीटिंग की थी जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव कंसीडर्ड एंड अप्रूव द प्रपोजल ऑफ डीलिस्टिंग, एंड ये सारी बातें स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट, शेयरहोल्डर की अप्रूवल चाहिए पासिंग द एसआर, मतलब जो बोर्ड ने अप्रूवल किया था डीलिस्टिंग का, दैट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स।
और बाय वे ऑफ एसआर। ये जो एसआर पास होगा इधर बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट और बाय ई वोटिंग। आप देखो बहुत सारी चीजें वैसी नजर आएगी जो वॉलंटरी डिलिस्टिंग आप पढ़ चुके ऑलरेडी, उससे सिमिलर, लेकिन उतनी डिटेल नहीं है क्योंकि स्पेशल प्रोसीजर है स्मॉल कंपनी के लिए, तो उतनी डिटेल कुछ चीजें आपको देखो सिमिलरिटी नजर आएगी। शोल्डर का एसआर मतलब बोर्ड ने अप्रूव किया सब्जेक्ट टू द अप्रूवल शोल्डर, एसआर पोस्टल बैलेट से पास होगा या ई वोटिंग, सो दैट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके। अच्छा, दिस बीइंग अ स्पेशल बिजनेस, क्या इसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा, उसमें पूरी डिटेलिंग जाएगी, रीजंस एंड ऑल दैट क्यों हम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, नॉर्मली जो एसआर पास होता है तो हम बोलते हैं फेवर वाले अगेंस्ट के 3 गुना के बराबर या उससे ज्यादा बोलते हैं ना, वो तो कंडीशन फुलफिल चाहिए। ओवरऑल सारे शोल्डर पब्लिक प्रमोटर सब 3 टाइम्स ऑफ द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। लेकिन ये एसआर तब जाके वैलिड होगा, या एसआर के बेसिस पे हम एक्ट तब कर सकते हैं, एक कंडीशन और, जो पब्लिक शोल्डर, खाली पब्लिक शोल्डर, ये तो ओवर वाली कंडीशन तो चाहिए, जो खाली पब्लिक शोल्डर उसमें वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ पब्लिक शोल्डर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 2 टाइम्स ऑफ द वोट्स कास्ट अगेंस्ट बाय द पब्लिक शोल्डर, खाली पब्लिक शोल्डर। तो ओवरऑल भी ये कंडीशन चेक करनी है और ये भी चेक करनी है कि साहब पब्लिक शोल्डर जितने अगेंस्ट हैं, फेवर वाले पब्लिक शोल्डर कम से कम उसके डबल के बराबर होने चाहिए, डबल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ये सेम कंडीशन क्या वॉलंटरी डिलिस्टिंग में मैंने पढ़ी थी, सेम कंडीशन वहां भी हमने पढ़ी थी, सेम वही आपको चीज यहां भी दे रखी है कि तभी जाके ये एसआर वैलिड होगा, तभी एसआर वैलिड नहीं होगा, ठीक है, एंड इसके बेसिस पे आप काम एक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफर प्राइस और एग्जिट प्राइस देखिए आपको, यहां भी दे रखा कि पहले एक फ्लोर प्राइस फिक्स किया जाएगा एज पर रेगुलेशन 8 ऑफ सेबी टेकर कोड। सेम चीज आपने वहां वॉलंटरी डिलिस्टिंग में पहले पढ़ा है। फिर इस फ्लोर प्राइस जो फिक्स किया जाएगा, फिर इसके ऊपर बिडिंग होगी फ्लोर प्राइस के हिसाब से कि कौन किस रेट पे अपने शेयर बेचना चाहता है टू द एक्वायरर, ठीक है, एग्जिट अपॉइंट चाहता है, तो फ्लोर प्राइस है उससे ज्यादा पे, तो क्या उसके लिए रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड फॉलो होगा, एंड उससे जो फाइनल प्राइस निकल के आएगा क्या आपको उसी पे आपको एग्जिट अपॉइंट प्रोवाइड की जाएगी। तो पहले तो आप एक फ्लोर प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे एज पर रेगुलेशन 8, सब जगह ये बता देंगे साहब ये फ्लोर प्राइस है, आप इससे ऐसे ज्यादा बिडिंग कर सकते हैं फॉर सेलिंग योर शेयर टू द एक्वायरर, पब्लिक शोल्डर कैन सेल देयर शेयर टू द एक्वायरर एट दिस प्राइस और हायर देन दैट। नाउ वो जब बिडिंग करेंगे अकॉर्डिंग बुक बिल्डिंग मेथड, तो उससे जो फाइनल प्राइस निकल जाएगा हम उस फाइनल प्राइस पे आपको शेयर एक्वायर करेंगे, आपको एग्जिट अपॉइंट प्रोवाइड करेंगे। ये सारी बातें आपको जो शोल्डर्स को आप एग्जिट अपॉइंट देंगे कलेक्टिवली बाय वे ऑफ पब्लिक नोटिस, बाय वे ऑफ लेटर, जैसे वहां वॉलंटरी डिलिस्टिंग में पढ़ा था कलेक्टिव ऑफर, फिर इंडिविजुअली सबको लेटर ऑफर भेज रहे हैं, उस सब जगह सारी बातें डिस्क्लोज होगी, सब ऐसे हम करेंगे। तो पहले कैलकुलेशन कीजिए फ्लोर प्राइस और ये सब डिस्क्लोज कीजिए क्या लिखा हुआ। डिटर्मिनेशन ऑफर एग्जिट प्राइस, द ऑफर प्राइस शैल बी डिटरमाइन थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, वही बताया था। आफ्टर फिक्सेशन ऑफ फ्लोर, पहले फ्लोर प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, अब फ्लोर प्राइस एंड इस बात का डिस्क्लोजर कहाँ पे, पब्लिक नोटिस में भी, लेटर में भी, जिसके थ्रू आप पब्लिक शोल्डर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, एंड द डिस्क्लोजर द सेम इन द, ये बात आप डिस्क्लोज करेंगे साहब हम ऐसे ऐसे आपको फाइनल प्राइस निकालेंगे बाय बुक बिल्डिंग मेथड, एंड डिस्क्लोजर द सेम इन द पब्लिक अनाउंसमेंट एंड द लेटर ऑफर। द फ्लोर प्राइस जो आप फिक्स कर रहे हैं वो कैसे निकलेगा, शैल बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 8 ऑफ सेबी टेकर कोड, सेबी टेकर कोड। अब आपके नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। आपको नजर आ रहा हो काफी हद तक सिमिलर है जो वॉलंटरी डिलिस्टिंग में आप, लेकिन उतनी डिटेल नहीं है क्योंकि स्पेशल प्रोसीजर है। अगर सारा डिटेल उतना ही होगा तो फिर स्पेशल प्रोसीजर क्या होगा। नेक्स्ट इज दैट इज द एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अंदर आप एप्लीकेशन लगाइए कि साहब अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दीजिए फॉर दिस डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। नाउ जब एप्लीकेशन लगी और एप्लीकेशन इफ इट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके से अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है तो स्टॉक एक्सचेंज आपको विद इन 5 वर्किंग डेज, यहाँ पे टाइम पीरियड है, विद इन
5 वर्किंग डेज आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा, डिसाइड कर देगा कि साहब आपको एप्लीकेशन को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना, जो भी वो आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देगा। कितने दिन में? विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन। ये तो था कि साहब आपने अपने लेवल पे बोर्ड की अप्रूवल ली, ठीक है, मैनेजर टू द ऑफर अपॉइंट किया, जैसे याद है ऐसे सेम चीज वॉलंटरी डिलीशन पढ़ाया था, ठीक है। फिर आपने व्हाट वी कॉल स्टॉक इश्यू को इन्फॉर्म किया, एसआर पास किया, आपने अपना ऑफर प्राइस फ्लोर प्राइस कैलकुलेट किया एंड ऑल दैट, ठीक है। उसकी डिस्क्लोजर सब जगह होगी एंड बुक बिल्डिंग मेथड से हम फाइनल प्राइस निकालेंगे, ऑल दैट, और स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ली। ये तो अब आप बात करेंगे ये मालिक कंपनी, ये एक्वायरर, तो क्या ये मालिक स्मॉल कंपनी एज पर रेगुलेशन 35, तो क्या एक्वायरर इसके पब्लिक शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉइंट देगा? कैसे देगा? देखिए, पहले ये पब्लिक नोटिस देगा अखबार में, कलेक्टिव, ऑफर एग्जिट अपॉर्चुनिटी, पहले आपको ये कलेक्टिव ऑर्डर देगा बाय वे ऑफ पब्लिक नोटिस, 3 अखबारों में, इंग्लिश, हिंदी, वर्नाकुलर लैंग्वेज के साथ में ऐसे ऐसे आपको डीलिस्टिंग आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आप उन्हें शेयर बेचना चाहे बेच सकते हैं। ठीक, उसके बाद इंडिविजुअली सारे पब्लिक शेयर होल्डर को लेटर भेजेगा, लेटर टू ऑल द पब्लिक शेयर होल्डर्स। ये सुनो, उस लेटर में एक तो ये इंटीमेट करेगा कि मैं डीलिस्टिंग कराना चाह रहा हूं, दूसरा आपको ये एग्जिट प्राइस है, जस्टिफिकेशन की एग्जिट प्राइस है, इस प्राइस पे हम आपके शेयर एक्वायर करेंगे, एंड साथ में एग्जिट प्राइस मतलब बेसिकली एग्जिट प्राइस कैसे निकलेगा वो सब आपको, ये फ्लोर प्राइस है, फिर इसके ऊपर बिडिंग करेंगे, बिडिंग करने का जो फाइनल प्राइस आएगा उस पर हम आपको एग्जिट प्राइस, आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे, एंड उसका जस्टिफिकेशन कैसे निकाला है। और एक और सीकिंग द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर फॉर डीलिस्टिंग, अभी इनकी कंसेंट और लेनी है पब्लिक शेयर होल्डर की, अभी आगे आएगा। एक तो एसआर पास हुआ जिसमें कंपनी के सारे शेयर होल्डर इन्वॉल्व थे, अब पब्लिक शेयर होल्डर की भी एक अलग से कंसेंट चाहिए जब एग्जिट अपॉइंट दे रहे हैं। अगर वो कंसेंट कितनी चाहिए क्या मैं बताऊंगा, एंड इसका लेटर जो भेजेंगे उसमें 3 बातें इंटीमेट करेंगे, साहब मैं डीलिस्टिंग कराना चाह रहा हूँ, मैं आपको इस रेट इस तरीके से एग्जिट अपॉइंट दूंगा, एंड उसका जस्टिफिकेशन, एंड तीसरा कि हम आपकी कंसेंट सीख कर रहे हैं फॉर द डीलिस्टिंग, सारी बातें ले। तो कैसे थे, ये इंडिविजुअली इन्फॉर्म करें सारे पब्लिक शेयर होल्डर को, ये कलेक्टिवली थ्रू द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। अब नेक्स्ट है कंसेंट ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर, कंसेंट ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर, ये बोला जितने पब्लिक शेयर होल्डर हैं, नंबर भूल जाइए, सारे पब्लिक शेयर होल्डर के पास मिला के जितने शेयर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक शेयर होल्डर के पास है, उसका कम से कम जिनके पास 90% है, दे मस्ट गिव द कंसेंट फॉर दिस डीलिस्टिंग, दे मस्ट गिव द कंसेंट फॉर डीलिस्टिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक्वायरर के पास पहले 70% शेयर है, पब्लिक के पास 30% है, तो 30% का 90% कितना होगा, 27%, 30% जो पब्लिक उसका 90%। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ये 27% शेयर पब्लिक शेयर होल्डर, वैसे मान लीजिए 30-40 पब्लिक शेयर होल्डर, 50 हैं, 100 हैं, 200 5 जो भी हैं, लेकिन उसमें से 2 ही शेयर होल्डर है पब्लिक शेयर होल्डर ऐसे जिनका 27% शेयर हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर से मतलब नहीं है, मतलब जिनसे कंसेंट मिलनी चाहिए रिगार्डिंग द डीलिस्टिंग, प्रपोज डीलिस्टिंग, उनके पास जितने पब्लिक के पास टोटल मिला के शेयर हैं, जैसे मान लीजिए 30% है, उसका 90% या उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपको नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर से मतलब नहीं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कंसेंट दे रहे हैं फॉर द प्रपोज डीलिस्टिंग, they must be holding at least 90% of the shares of the public shareholding, पब्लिक शेयरहोल्डिंग का 90 उनके पास जरूर होना चाहिए। एक अगर इतनी कंसेंट नहीं मिली तो ये डीलिस्टिंग नहीं हो सकती, तो ये कंसेंट भी जरूरी है। तो वही लेटर में हमने लिखा था ना कि आप बता रहे हैं पब्लिक शेयरहोल्डर की हमें आपकी कंसेंट चाहिए, तो कितनी कंसेंट चाहिए, जिनके पास 90% या उससे ज्यादा शेयर है, चाहे वो एक पब्लिक शेयरहोल्डर चाहे एक से, उससे मतलब नहीं है, इतनी कंसेंट चाहिए। अच्छा, साथ में क्या ये भी ऑप्शन होगा कि सब आप कंसेंट अगर इतनी कंसेंट नहीं है तो बात ही खत्म, डीलिस्टिंग नहीं होगी। अगर आ गई उसके बाद ये भी है कि सब जो चाहे अपने शेयर जो एग्जिट प्राइस है उसको बेचना चाहे प्रमोटर को, एक्वायरर को बेच सकता है, और जो रिटेन करना चाहे रिटेन करता है। सारी बातें, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, कंसेंट ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर, द पब्लिक शेयर होल्डर इररिस्पेक्टिव द नंबर, कितने वो हैं पब्लिक उससे मतलब नहीं है, होल्डिंग 90% और मोर ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डिंग, पब्लिक शेयर होल्डिंग जितनी उसका 90% उसे होल्ड कर रहे हैं, गिव द कंसेंट इन राइटिंग
फॉर द डीलिस्टिंग ऑफ द शेयर्स, ये कोई रेजोल्यूशन नहीं पास कर रहे हैं, राइटिंग में अपनी कंसेंट देंगे, हाँ मैं डीलिस्टिंग के लिए तैयार हूँ। एंड द शेयरहोल्डर शैल हैव द ऑप्शन टू सरेंडर देयर शेयर्स, ठीक है, सरेंडर एट द एग्जिट प्राइस, ठीक है। अब उनका ऑप्शन है कि एग्जिट प्राइस सरेंडर की मतलब एक्वायर करेगा, वो पे करेगा, एग्जिट प्राइस डिटरमाइन, और टू रिमेन द शेयरहोल्डर इवन इफ द शेयर, दोनों ऑप्शन है। एक तो इतनी कंसेंट देनी आपको चाहिए इन राइटिंग, अगर इतनी कंसेंट है इन राइटिंग फ्रॉम द पब्लिक शेयरहोल्डर तभी डीलिस्टिंग हो सकती है। प्लस पब्लिक शेयरहोल्डर के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एग्जिट प्राइस पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं अपने शेयर की, कैन गिव इट, दे कैन गिव इट बैक टू द एक्वायरर एंड गेट द एग्जिट प्राइस, और चाहे तो रिटेन भी कर सकते हैं इवन आफ्टर द डीलिस्टिंग, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो ये कंसेंट पब्लिक शेयरहोल्डर से आपको लेनी है जो कि 90% अबव, जिस दिन आपने इनको लेटर भेजा था और जिस दिन आपको ये कंसेंट मिली, ये सब मैक्सिमम 75 वर्किंग डेज में हो जाना चाहिए। हाउ मच? मैक्सिमम 75 वर्किंग डेज में, मतलब जिस दिन लेटर भेजा था उनको इन्फॉर्मिंग देंगे कि हम डीलिस्टिंग करने जा रहे हैं, आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आपकी कंसेंट चाहिए, एंड जिस दिन कंसेंट 90% अबव मिली, वो सब आपको मैक्सिमम 75 वर्किंग डेज में हो जाना चाहिए, 75 वर्किंग डेज। अच्छा एक और बात, जब कंसेंट वो देंगे तो उसमें से कुछ ऐसे भी तो पब्लिक शेयरहोल्डर को जो बोलते हैं साहब मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी चाहिए एंड मेरे शेयर मैं टेंडर कर रहा हूँ एंड मुझे पेमेंट कर दो, तो लॉ बोलता है जिन्होंने अपने शेयर टेंडर किए हैं एंड एग्जिट अवेल की है एंड उनको पेमेंट, वो पेमेंट इस 75 डेज के एक्सपायरी से नेक्स्ट 15 डेज में हो जानी चाहिए। इस 75 डेज की एक्सपायरी का नेक्स्ट 15 डेज में आपको हो जानी चाहिए पेमेंट टू दो, मैं दोनों पढ़ देता हूँ। रिसीविंग कंसेंट फ्रॉम शेयरहोल्डर, द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग द पॉजिटिव कंसेंट and finalization of the proposal for delisting of share to be made within 75 working days of dispatching the letter to the all the shareholder। जिस दिन ये लेटर डिस्पैच किया था आपकी उनके कंसेंट और सारे कुछ फाइनल डीलिस्टिंग की प्रोसेस वो 75 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। फिर बोल रहा है पेमेंट टू शेयरहोल्डर, अब जिन्होंने एग्जिट अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया था कि साहब मेरे को शेयर ले लीजिए मुझे पेमेंट करो, द एक्वायरर शैल मेक द पेमेंट इन कैश to the public shareholder who have tendered their share within 15 working days from the date of expiry of 75 working days as mentioned above। मतलब 75 जिस दिन से खत्म हो उसके अगले 15 दिन के अंदर वो पेमेंट कर देगा उन सारे शेयरहोल्डर को, पब्लिक शेयरहोल्डर को जिन्होंने एग्जिट अपॉर्चुनिटी अवेल की है। नाउ फाइनल एप्लीकेशन लगेगी टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सीकिंग द परमिशन फॉर डीलिस्टिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी स्टॉक एक्सचेंज का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसमें, और फाइनली अगर स्टॉक एक्सचेंज सब चीज़ से सेटिस्फाइड है इट विल पास द फाइनल ऑर्डर ऑफ डीलिस्टिंग एंड डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन, डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन। तो आप अगर देख रहे हैं कि जो स्पेशल प्रोसीजर रेगुलेशन 35 में दे रखा है फॉर डीलिस्टिंग फॉर स्मॉल कंपनी, तो पहले तो स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है, बार बोला कंपनी जैक वाला मतलब मत ले लेना, तो वो हमने पढ़ा और काफी हद तक ये प्रोसीजर सिमिलर टू दो वॉलंटरी डीलिस्टिंग, इसलिए मैंने इसमें कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं बोल रहा है कि आपको पनिशमेंट नहीं दे रहा, आप अपनी मर्जी से करा रहे हैं, इसको हम वॉलंटरी डीलिस्टिंग बोल रहे हैं। और ये वाला प्रोसीजर काफी हद तक जो वॉलंटरी डीलिस्टिंग हमने पहले पढ़ा उससे सिमिलर है, लेकिन उतना डिटेल नहीं है क्योंकि स्पेशल प्रोसीजर छोटी कंपनियों के लिए एंड ऑल दैट, तो कह सकते हैं वही वॉलंटरी डीलिस्टिंग है जो प्रोसीजर आपने डिटेल में पढ़ा था उसी को समराइज करके थोड़ा छोटा करके रेगुलेशन 35 में दे दिया है फॉर द स्मॉल कंपनी। उसके लिए पहले स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है कि स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं। तो हमारा अभी टॉपिक चल रहा था मिसलेनियस प्रोविजन। मिसलेनियस प्रोविजन में पहला आपका सब टॉपिक लिया स्पेशल प्रोसीजर फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनी, ठीक है, ये रेगुलेशन 35। मिसलेनियस टॉपिक के अंदर ही अगला जो है मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर ही एक तो हो गया, दूसरा देखिए आपको delisting of equity shares of companies listed on innovators growth platform after making an IPO, after making an initial public offer, regulation 36 of SEBI delisting or equity share regulation 2021। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये आईपीओ लेके आई और आईपीओ के बाद अपने शेयर्स की लिस्टिंग कराई, अपने इक्विटी शेयर की लिस्टिंग कराई, कहां पे, ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, दैट इज स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज।
अब वो चाहती है कि साहब जो इक्विटी शेयर हमने लिस्टिंग कराई ऑन इनोवेटिव प्लेटफॉर्म आफ्टर द आईपीओ, उसकी डीलिस्टिंग कराना चाहते हैं, तो अब करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 36 ऑफ दिस रेगुलेशन। डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज, कौन सी कंपनी? लिस्टेड ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म आफ्टर मेकिंग आईपीओ। मतलब आप लिस्टिंग कैसे कराएं? आईपीओ लाने के बाद। आईपीओ लाने के बाद तो आप उसकी डीलिस्टिंग कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात में नोट करना, ध्यान सुनिएगा। अगर आपको याद हो, एक रेगुलेशन 3 पढ़ा था शुरू में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी। ये रेगुलेशन कब अप्लाई होते हैं, कब नहीं अप्लाई होते। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी एक पॉइंट पढ़ाता है, अगर कोई कंपनी है वो आपको इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे उनके शेयर लिस्टेड एंड ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन वो बिना पब्लिक इशू के लिस्टिंग कराई है। मैंने था कुछ केस है बिना पब्लिक इशू के भी लिस्टिंग करा सकते हैं। तो वो कंपनी अगर डीलिस्टिंग कराना चाहती है तो आपको ये लॉ नहीं लगेगा। याद है मैंने बताया था, इफ देयर इज अ कंपनी whose shares have been issued and listed and traded on an innovators growth platform without public issue, without being a public issue, बिना पब्लिक इशू के। अब वो अगर कंपनी अपनी इक्विटी शेयर की डीलिस्टिंग कराना चाहती है तो इस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 अप्लाई नहीं होगा। याद है, नॉन एप्लीकेबिलिटी रेगुलेशन 3 पढ़ा था, तो वो अलग केस था। बिना पब्लिक इशू के अगर आपने लिस्टिंग कराई है ऑन इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म तो आप आपकी डीलिस्टिंग इस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, एक कंपनी ने पब्लिक इशू लाया, आईपीओ लाया, एंड फिर आपने अपनी इक्विटी शेयर की लिस्टिंग कराई ऑन द इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। आईपीओ लाने के बाद अब आप डीलिस्टिंग कराना चाह रहे हैं तो आप करा सकते हैं एज पर रेगुलेशन 36 ऑफ दिस रेगुलेशन। क्या दोनों बातें फर्क है? वो था बिना पब्लिक इशू के अगर आपने लिस्टिंग कराई आईजीपी पे तो डीलिस्टिंग इस लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं होगी। लेकिन यहां तो बात है कि अगर आप आईपीओ लाने के बाद आपने लिस्टिंग कराई ऑन द आईजीपी तो आप अपने शेयर की डीलिस्टिंग करा सकते हैं बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 36। आई होप यू मस्ट, क्योंकि बच्चे क्या होता है बाद में कंफ्यूज है, आईजीपी वाला तो आपने मना किया था, लेकिन कब मना किया था? अगर बिना पब्लिक इशू के आपने लिस्टिंग कराई तो आप डीलिस्टिंग इस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं करा सकते। लेकिन यहां तो आपने लिस्टिंग कराई है आफ्टर द आईपीओ एंड उसकी आप डीलिस्टिंग कराना चाहते हैं, करा सकते हैं इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ। इसका भी स्पेशल प्रोसीजर है रेगुलेशन 36 में, इसको फॉलो करके। देख क्या लिखा, अ कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड and traded on the innovators growth platform pursuant to an IPO, मतलब IPO लाने के बाद may be delisted from the innovator growth, वो delist करा सकते हैं if ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन कौन सी कंडीशन? ए, सर डीलिस्टिंग इज अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल चाहिए। बी, सर डीलिस्टिंग ऑल्सो अप्रूव बाय द शेयरहोल्डर्स बाय पासिंग द एसआर। ये एसआर कैसे पास होना चाहिए? ईदर बाय पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग। दिस बीइंग अ स्पेशल बिजनेस, इसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा जिसमें सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब एक बात और बहुत ध्यान सुनिएगा, एसआर के लिए जो नॉर्मली जो कंडीशन है वो तो होगी, ओवरऑल प्रमोटर एंड पब्लिक शेयरहोल्डर सब मिला के वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट, प्लस जो हर जगह आई थी आपको याद है, अभी रेगुलेशन 35 में भी आए थे स्मॉल कंपनी के लिए, वॉलंटरी डीलिस्टिंग में भी पहले आया था। जो पब्लिक शेयर होल्डर है उसमें क्या ध्यान रखना है? वोट्स कास्ट इन फेवर इज मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट। ध्यान रखना, यह फर्क है। फेवर वाले अगेंस्ट से ज्यादा होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी जितने पब्लिक शेयर होल्डर हैं उसमें मेजोरिटी दैट मोर देन 50% फेवर में होनी चाहिए। अच्छा, अभी तक रेगुलेशन 35 में स्मॉल कंपनी में भी और वॉलंटरी डीलिस्टिंग में दोनों में क्या पड़ता कि पब्लिक शेयरहोल्डर में फेवर वाले अगेंस्ट के 2 गुना के आपको बराबर या ज्यादा होना चाहिए, मतलब डबल। जितने अगेंस्ट में फेवर वाले उसके डबल या उससे ज्यादा होना चाहिए। यहां ऐसा नहीं है, खाली ये फेवर वाले अगेंस्ट से ज्यादा, मतलब जैसे ओआर बोलते हैं ना, ओआर पास होता है वैसे ओवरऑल तो ये होना चाहिए फेवर वाले अगेंस्ट के 3 गुना उससे ज्यादा। लेकिन पब्लिक शेयरहोल्डर्स में सिर्फ इन द केस ऑफ दिस रेगुलेशन 36 इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ की ये कंडीशन चेंज हो गई। क्या यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई? तो ध्यान रखना, यहाँ कंडीशन 2 टाइम्स नहीं है, पब्लिक शेयरहोल्डर जितने अगेंस्ट है फेवर वाले उसके उससे ज्यादा है, मतलब। और पहले हमने क्या पढ़ा था कि जित इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेगुलेशन 35 या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉल कंपनी रेगुलेशन 35 या वॉलंटरी डीलिस्टिंग, कि फेवर वाले पब्लिक शेयरहोल्डर अगेंस्ट वाले पब्लिक शेयरहोल्डर के डबल के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ, सर डीलिस्टिंग बी पॉइंट इज अप्रूव बाय द शेयरहोल्डर कंपनी बाय स्पेसिफिकेशन पास थ्रू पोस्टल बैलेट ई वोटिंग after disclosure of all the material facts in the explanatory statement sent to the shareholder in relation to such resolution, क्योंकि स्पेशल बिजनेस है, provided that the special resolution shall be acted upon only if the votes cast by the majority of the public shareholders are in favor of such exit proposal। इसका मतलब क्या है?
जितने पब्लिक शेयर होल्डर वोटिंग कर रहे हैं उसमें से मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% उसके फेवर होना चाहिए, इसका फेवर वाले अगेंस्ट से ज्यादा होना चाहिए। इसका यहाँ 2 टाइम्स वाली बात नहीं है, यहाँ पे 2 टाइम्स वाली बात नहीं, खाली फेवर वाले पब्लिक शेयर होल्डर अगेंस्ट वाले पब्लिक शेयर होल्डर से ज्यादा होने चाहिए। मतलब टोटल पब्लिक शेयर होल्डर जो वोट कास्ट कर रहे हैं उनमें से आपको मोर देन 50% शुड बी इन फेवर ऑफ द प्रपोजल ऑफ द डीलिस्टिंग। एंड ये तो यहाँ भी वैसी कंडीशन है, लेकिन थोड़ा कंडीशन में चेंज है, जैसे हमने पहले पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट है। थर्ड आपको पहली बोर्ड डिसीजन, तो सर एसआर। तीसरा देखिए, एक डीलिस्टिंग प्राइस दिया जाएगा कि साहब इस प्राइस पे हम डीलिस्टिंग करेंगे, दैट विल बेस्ड ऑन कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ फ्लोर प्राइस। वो फ्लोर प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, एज पर रेगुलेशन 8 ऑफ सेबी टेकओवर कोड। अच्छा, जो फ्लोर प्राइस निकला इसमें एक्वायरर अपनी तरफ से एक अप्रोप्रिएट प्रीमियम भी ऐड कर सकता है कि साहब इतना पैसा मैं और एक्स्ट्रा दे सकता हूं। वही जैसे याद है पहले इंडिकेटिव प्राइस पढ़ा था, तो पहले एक फ्लोर प्राइस कैलकुलेट होगा एज पर रेगुलेशन 8 ऑफ सीबीटी कोड, एंड साथ में कुछ एडजस्टमेंट एक्वायरर करना चाहे कर सकता है कि साहब मैं इतना प्रीमियम और पे कर दूंगा, एंड दैट विल बी द डीलिस्टिंग प्राइस। देखिए क्या लिखा, डीलिस्टिंग प्राइस इज बेस्ड ऑन फ्लोर प्राइस डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 8 ऑफ टेकओवर कोड एज में एप्लीकेबल एंड एन एडिशनल डीलिस्टिंग प्रीमियम जस्टिफाइड बाय, मतलब उसमें कुछ ऐड कर सकता है, जैसे इंडिकेटिव प्राइस का कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट आपका दैट इज द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर जब एक्वायर, जैसे ये एक्वायरर है एक्स लिमिटेड कंपनी, इसके पब्लिक शेयर होल्डर, ये एक्वायरर इसके शेयर होल्डर पब्लिक शेयर होल्डर जो ऑफर दे रहा है, इसमें कुछ लोग अपने शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो जितने शेयर का पहले से हैं और जितने पब्लिक शेयर होल्डर आपको इसे अपने शेयर देने के लिए तैयार हैं, मतलब दे आर रेडी टू अवेल द एग्जिट अपॉर्चुनिटी, दोनों मिला के कम से कम 75% के लेवल पे आना चाहिए। जैसे याद है वॉलंटरी लिस्टिंग में 90% था, यहाँ पे 75% है, वहां 90% था, 75% लेवल पे आना चाहिए। अच्छा, एक और बात साथ, एंड जितने शेयर्स पब्लिक के पास है एज ऑन द डेट ऑफ दिस बोर्ड मीटिंग, जो फर्स्ट पॉइंट में बोर्ड मीटिंग आई थी, उस डेट को जितने शेयर पब्लिक शेयर होल्डर के पास है उसका कम से कम 50% शेयर मस्ट बी टेंडर्ड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर। इसका मतलब जैसे मान लिया इस कंपनी के टोटल शेयर, मान लिया इस कंपनी के टोटल 1 करोड़ है, ठीक है। अच्छा, 1 करोड़ का 75 75 लाख, मान लिया इसके पास पहले से मान लिया इसके पास 65 लाख है, मतलब 10 लाख शेयर और आने चाहिए इसके पास, टेंडर होने चाहिए। अच्छा 10 लाख, अब देखिए पब्लिक शेयर होल्डर का 35 लाख है, 35 लाख का 50% में 17.5 लाख, इधर कम से कम, अब देखो देखा जाए 35 लाख में अगर 15 लाख भी इधर चले गए तो 65 + 15 80, ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन साथ में कंडीशन और क्या है कि जितने इनके पास है एज ऑफ द डेट ऑफ बोर्ड में उसका कम से कम 50% शेयर टेंडर होना चाहिए, तो 15 तो चले गए लेकिन मेरा 50% 17.5 लाख आ रहा है, क्या कंडीशन वायलेशन हो गया। दोनों बात का ध्यान रखना है कि एक्वायरर का पहले जितने शेयर है और जितने उसे मिल रहे हैं इन द ऑफर पब्लिक से, सब मिला के ही रीचेज टू द लेवल ऑफ 75% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द दिस कंपनी, एंड जितने शेयर पब्लिक के पास है एज ऑन द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग उसका कम से कम 50% शेयर मस्ट बी टेंडर्ड। लाइक इस केस में आपको 65 लाख अगर पहले से 1 करोड़ में से के पास है, कंपनी के टोटल शेयर 1 करोड़ है, उसमें 65 लाख ऑलरेडी इसका है, तो कम से कम 10 लाख शेयर तो इसका आना चाहिए, लेकिन 10 लाख से चलेगा नहीं, इससे ये कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी। लेकिन 35 लाख जो पब्लिक के पास है तो उसका 50% 17.5 लाख, तो इसका कारण 10 लाख और 17.5 लाख, अब कम से कम 17.5 लाख शेयर यहाँ से यहाँ टेंडर होने चाहिए, तो उससे क्या हुआ, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। एंड साथ में देखिए क्या कंडीशन, द पोस्ट ऑफ अ शेयरहोल्डिंग ऑफ द एक्वायरर along with the person acting in concert with it taken together with the share tendered reaches 75% of the total issued shares of that class, ठीक है कंपनी के, and at least 50% shares of the public shareholders as on the date of the board meeting referred to in clause A above, this one इसकी बात कर रहा है clause A above, ठीक है, as on this date are tendered and accepted। इसका मतलब क्या है, दोनों बात होनी चाहिए कि साहब आप 75% के लेवल पर जरूर पहुंचे और जितने पब्लिक के पास शेयर थे एज ऑन डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग उसका कम से कम आपको 75% शेयर टेंडर और एक्सेप्ट होने चाहिए। लास्ट में फाइनल एप्लीकेशन लगी टू द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल है, स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल लिखा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच द शेयर लिस्टेड अप्रूव ऑफ सच डीलिस्टिंग। मतलब ये 5 कंडीशन दे रखी है, अगर एक कंपनी आईपीओ लाके अपने शेयर की लिस्टिंग कराती है ना इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, अब वो डीलिस्टिंग करना चाहती है तो रेगुलेशन 36 ऑफ दिस रेगुलेशन कर सकती है सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ दिस 5 कंडीशन। लेकिन लास्ट में एक बात लिखी है, ये अलग से प्रोविजन दे रखे हैं, उसके अलावा इन रेगुलेशंस के अंदर जो प्रोविजन दे रखे हैं फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग आपको वो भी फॉलो करने पड़ेंगे, ये एडिशनल। देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है,
It may be noted that in addition to the aforesaid provision, ये तो है ये 5 condition, the provisions of SEBI delisting regulation 2021 shall apply mutatis mutandis. आप जानते हैं mutatis mutandis मतलब with appropriate changes. लैटिन टर्म है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, विथ एप्रोप्रिएट चेंजेस, shall apply mutatis mutandis to delisting of equity share company listed on innovators great platform after making public issue. मतलब इस तरह की कंपनी जो आपको आईजीपी में लिस्टेड आफ्टर आईपीओ अगर वो डीलिस्टिंग करा रही है तो ये तो प्रोविजन फॉलो करने ही जो हमने पढ़े हैं। इसके अलावा और भी जो प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग वॉलंटरी डीलिस्टिंग वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस लॉ में जो दे रखे हैं आफ्टर मेकिंग द अप्रोप्रिएट चेंजेस। तो एग्जैक्टली एज इट इज तो फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन वो एक बात बताने के लिए समझा दिया। बट मेन चीज़ है कि ये 5 कंडीशन अलग से फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप आईजीपी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड आफ्टर आईपीओ एंड यू वांट टू गो फॉर द डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, रेगुलेशन नंबर 36। तो इसके साथ मैंने आपको ये पूरा चैप्टर एंड पूरा जो नया लॉ है सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, जिसने पहले वाले रेगुलेशन 2009 रेगुलेशन को रिप्लेस किया विद इफेक्ट फ्रॉम 10 जून 2021, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है। तो आप जो बच्चे पहले की नोट्स जिनके पास पहले के लेक्चर हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर वो भूल जाइए। मैंने फ्रेश तरीके से नोट्स दे दिए, फ्रेश तरीके से आपको लेक्चर दे दिए। तो पहले से मिक्सिंग नहीं करना कि साहब उससे पढ़ रहे हैं से पढ़ रहे हैं, मत करना। पूरे फ्रेश नोट्स पूरे फ्रेश लेक्चर आपको रिगार्डिंग द सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021। इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड इसके साथ आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल टाइप के थे वो मैंने पहले करा दिए थे, ठीक है। एंड दैट और मैंने पहले बताया सब्सटेंशियली लॉ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जैसे प्रोमोटर की जो एक्वायर टर्म यूज हुआ है, ठीक है। अब वो कई जगह इसको टेक ओवर कोड के लाइंस फैलाने की कोशिश की गई, जैसे टेक ओवर कोड के अंदर चीजें उसको मिलाने की कोशिश की गई, ठीक है। इस तरह बट फिर भी छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस हैं एंड उस कारण से ओवरऑल पूरे चैप्टर को नए तरीके से पढ़ने की जरूरत है। वही हमने किया, नए लेक्चर्स हैं फॉर दिस 2021 रेगुलेशन, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसके साथ आज की क्लास खत्म होती है और इसके साथ ये चैप्टर भी आपका खत्म होता है। थैंक यू।